बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और आगाज़ में ही ज़रा हम बात करेंगे, बड़ी गंभीर सूरत हाल है साइम। और पहले तो ये मामला था जी 15 डेज़ का, उसके बाद ये हुआ जी वीकली, और अब वीकली से हो गया ये डेली। अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ पेट्रोल प्राइस के, कि वो आपको याद है एक दिन पहले 35 पैसे कम हुए थे जी, परसों। तो साइम और मैं ये डिस्कशन कर रहे थे कि 35 पैसे में आजकल आता क्या है। मैंने तो आपसे उधार भी मांगे थे कि 35 पैसे का उधार दे दें मुझे। हाँ, आपने तो नहीं दिया। जब कम होते हैं तो वो 35 पैसों में होते हैं, और जब बढ़ते हैं वो तो रुपीस में होते हैं। तो अब कितने पैसे बढ़ा दिए? 4 डेली चेंजेस हो रहे हैं, डेली यौमिया ये चेंजेस हो रहे हैं। और ये चेंजेस आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? ओगरा की वेबसाइट के ऊपर। परसों 35 रुपए की कमी की गई, कल जनाब 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल 4 रुपए 93 पैसे, मतलब 4 रुपए 93 पैसे, इट मीन्स कि 5 रुपए का ही इजाफा हो गया। और फी लीटर जो पेट्रोल है वो 320 रुपए 73 पैसे का हो गया है। डीजल जो है वो 7 रुपए 15 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। और नई कीमतों का इतलाक एक दिन के लिए आज रात 12 बजे तक होगा, मतलब कल रात 12 बजे से वो हो चुका है इतलाक। आज जो हमें प्राइस पेट्रोल मिल रहा है वो 320 रुपए मिल रहा है, 4 रुपए इजाफे के साथ। यहाँ पर बात पेट्रोल की तो है ही है ना, लेकिन सेकेंडरी मसला ये है कि पेट्रोल के साथ साथ ट्रांसपोर्ट किराए, फ्रेट के किराए, अच्छा उसके बाद शेखुरो नोश, उसके बाद फिर सब छोड़ें। आपको ये तो कोई बता नहीं रहा कि बिजली के बिलों के अब जब बिल आएंगे इस महीने के, वो उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट कैसे होगी? मैं तो ये सोच रहा हूँ। ऐसा कहते हैं ना, आवाम की दुखती रग पे हाथ रखा है। जो बिजली के बिल में जो फ्यूल एडजस्टमेंट की बाद में जो चेंजेस आते हैं ना, वो आवाम को भरने होते हैं। अब फर्ज करें आपने जनाब खाना खाया हो अक्टूबर में, लेकिन आपको उसकी एडजस्टमेंट का बिल आ रहा हो मार्च में, तो ये वाली सूरत हाल बन जाती है। ये कैसे तय होगा? और पब्लिक क्या हर वक्त, आप मुझे बताएं, पब्लिक जो है वो आजकल वेदर की ऐप नहीं देखकर घर से बाहर निकलती। हम ये देखते हैं कि बड़ी आसानी से आपके मोबाइल फ़ोन्स में वेदर ऐप है। आप लोग ओगरा की वेबसाइट पर जाकर ये चेक करेंगे कि एग्जैक्टली क्या इस वक्त पेट्रोल का जो है प्राइस चल रहा है, और फिर आप तायुन कैसे करेंगे जी बजट डे टू डे कैसे बनाना है, कितनी फ्यूल कंजप्शन होनी चाहिए। आपको किसी रिश्तेदार के घर जाना है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उनके घर का डिस्टेंस इतना है तो पेट्रोल इतना खर्च होगा, सब्जी कितनी आनी चाहिए, क्योंकि सब्जी वाला तो आपको कह देगा बाजी इतने प्राइस बढ़ गए थे तो इसलिए जी आज टमाटर महंगा है, कल आलू महंगा होगा, फिर प्याज महंगी होगी। अच्छा, फिर आपने ट्रैवल अगर करना है तो आप अपनी आइटनरी किस तरह बनाएंगे? आप कैसे अपना ट्रैवल प्लान करेंगे? आप अपनी बजटिंग किस तरह करेंगे? दूसरी बात ये, वो लोग जो कि 35-40 हज़ार रुपये महाना कमा रहे हैं, उनका एक बजट होता है मखसूस, जिसमें उन्होंने अपनी बाइक का पेट्रोल डलवाना होता है। अब वो बेचारे किस तरह से अपनी नौकरियों पर, अपने दफ्तरों पर जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एंड अबव एवरीथिंग मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हम अब कॉपी और पेंसिल हाथ में पकड़ के बैठे रहा करें कि आज इतने दिन का इजाफा हुआ है, अब अगले दिन हमने इस इजाफे के साथ जो है वो तमाम मामला पे देखने करेंगे क्या? मतलब पेन और कॉपी हमेशा अपने हाथ में रखेंगे हम एक एक दिन का 4 पैसे 5 पैसे 4 रुपए 5 रुपए। देखिए हमारे यहाँ एक कल्चर ये भी है कि पेट्रोल पंप जो है ना, अगर पता होगा रात 12 बजे रोजाना चेंज होने, तो पेट्रोल पंप मालिकान तो बंद करके बैठ जाएंगे। जी, वो ये कहेंगे जी भी हम ज्यादा में क्यों ना ये पेट्रोल बेचें, तो उसके लिए क्या तैयारी है। और फिर हमारे यहाँ तो लंबी लंबी लाइन भी लग जाती है पेट्रोल पंप्स के बाहर। तो ये वाली सूरत हाल जो है वो हैंडल कौन करेगा? भाई, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने पंजाब और केपी में हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल आपको पता है उनकी क्या होती है, पेट्रोल पंप्स बंद, ये कल हुआ। और साथ ही साथ जो सिंध और बलूचिस्तान के डीलर एसोसिएशन है पेट्रोलियम, उन्होंने इस हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। तो सिंध और बलूचिस्तान में पंप्स खुले मिलेंगे, जबकि केपी और पंजाब में बंद करने का इंडिया दे दिया। एक अपना नुमाइंदा लिया है पंजाब से और एक अपना नुमाइंदा लिया है सिंध से। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अफजल खान, और लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं उल्फत। तो पहले उल्फत की तरफ चलते हैं, बिल्कुल जरा जानते हैं, क्योंकि पंजाब में जी पेट्रोल पंप्स बंद हैं और पब्लिक की ओपिनियन भी जानने की कोशिश करेंगे। तो उल्फत जरा बताइएगा सूरत हाल क्या है पंजाब में, बिलखुसूस लाहौर से आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं पेट्रोल प्राइस में, पब्लिक ओपिनियन क्या है और पेट्रोल पंप्स पे क्या सूरत हाल है? जी सदफ, बहुत शुक्रिया। शायद ये पेट्रोल से मुतालिक किसी पहली हड़ताल का ऐलान है जिसे अवाम ने अब तक संजीदा नहीं लिया, और किसी पेट्रोल पंप पर कोई रश नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने आज रात 12 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत हड़ताल के लिए ऐलान कर रखा है, और पेट्रोल पंप्स मालिकान से भी दरख्वास्त की है कि वो हमारी इस हड़ताल का हिस्सा बने। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन जो है वो इस ऐलान पर 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आती है।
गैर मुतवक्के तौर पर इस मामले पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ एक है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सोच है कि हाँ, हड़ताल करनी चाहिए और इस फैसले के खिलाफ पेट्रोल पंप्स जो है उनको बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो सिंध और बलूचिस्तान है वो इस मौके पर इससे इख्तलाफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि चूँकि हुकूमत ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है, हुकूमत ने मसाइल हल करने की यकीनदहानी कराई है, तो उसको टाइम देना चाहिए। तो आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कराची में तलब कर लिया गया है और आज अहम तरीन फैसला किया जाएगा कि आया जो आज रात 12 बजे पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला है उस पर अमल दरामद करना है या नहीं करना, या फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ये हड़ताल पर जाते हैं और सिर्फ बलूचिस्तान हड़ताल पर नहीं जाते। तो अवाम ने अभी तक इस फैसले को बिल्कुल संजीदा नहीं लिया और ना ही किसी किस्म का कोई पैनिक है। पेट्रोल पंप्स पे जैसे आम रूटीन में लोग पेट्रोल डलवाते हैं, मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों वाले, तो अभी तक अवाम ने इस ऐलान को संजीदा नहीं लिया। चले हड़ताल तो संजीदा नहीं ले रहा है, लेकिन पैसे तो बढ़े हैं ना, 5 रुपए तकरीबन पूरे बढ़ गए हैं, उस पर भी अवाम ने इस बात को भी संजीदा नहीं लिया। उल्फत नहीं, उस बात पर लोग परेशान है यकीनन, जो जिनकी आमदन उधर की रुकी हुई है या फिर कम हुई है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात है। लेकिन अब लोग बोल बोल के भी थक गए। ज़ाहिर है जब किसी की सुनवाई ना हो तो फिर एक मायूसी है, एक नाउमीदी है लोगों में कि हुकूमत कैसे मामलात को चलाएगी, कैसे लोग अपना गुजारा करेंगे, और फिर जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है उससे और ज़्यादा परेशानी है। तो पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की थी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की कोशिशों से एक आलमी अमन और मशरक़ वस्ता में सिचुएशन बेहतर हुई थी। लोग इससे बहुत ज़्यादा खुश थे और फख्र कर रहे थे अपनी क़यादत पर, किस तरह की सूरत हाल को कंट्रोल। सही है, आप हमें लाहौर से अपडेट करें तो उल्फत हम कराची का रुख कर लेते हैं। अफजल हमारे साथ कराची से मौजूद है। अफजल, आप बताइएगा कराची में पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल रहा है और आवाम के क्या तासुरात हैं अब जबकि पेट्रोल 320-21 रुपए के अराउंड हो गया है? देखिए, पंजाब में तो शायद लोगों ने सीरियस नहीं लिया जैसे कि उल्फत मुगल ने बताया, लेकिन सिंध के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, उनके जो पेट्रोल पंप मालिकान की एसोसिएशन है, उनके मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद उन्होंने आज रात से जो है पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया है। उसके बाद जो पेट्रोल से रिटेलर्स की एसोसिएशन है उन्होंने भी हिमायत कर दी है। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी हिमायत कर दी है। तो आज रात 12 बजे के बाद देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल होगी। इस वक्त पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो रश बहुत ज़्यादा कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। ताहम जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो देखा जाएगा कि जो है शहरियों के अंदर इस खबर को लेकर कितना पैनिक होता है। गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान के पेट्रोल पंप के मालिकान की एसोसिएशन है, नुमाइंदा तंजीम है, उनकी जानिब से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें 2 बातें रखी गई थी कि उनकी जानिब से कहा गया था कि एक तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो पेट्रोल की कीमत में रद्द बदल होता है वो न किया जाए, क्योंकि इस सारी सूरत हाल की वजह से उन्हें अपने अखराजात और अपनी कमाई का हिसाब रखना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। उसके साथ जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि उनके कमीशन में इजाफा किया जाए। लिहाजा जब ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया गया, तो उनकी जानिब से ऐलान किया गया है। और अब जो है वो आज जो है वो सुबह के वक्त तो जो है पेट्रोल पंप के ऊपर कोई रश देखने में नहीं आ रहा। अब जैसे जैसे ये खबर जो है वो शहरियों को पता चलेगी उसके बाद मुमकिन तौर पर जो है शहरियों की जानिब से अपनी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलवाने का सिलसिला भी बढ़ जाए। और दूसरी जानिब जो पेट्रोल पंप मालिकान की एसोसिएशन है उनका कहना है कि वो गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है वो अपने हड़ताल जारी रखेंगे जब तक उनके और हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं होते, उनके मुतालबात नहीं माने जाते, वो जो है अपने पेट्रोल पंप ये अब देखते हैं हम, क्योंकि कल वाले उनके मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया अफजल खान और उल्फत मुगल, आप हमें अपडेट करते थे तमाम सिचुएशन। लेकिन हमें कोई फार्मूला समझा दे कि क्या करे पब्लिक, और ओगरा की वेबसाइट चेक करते रहें थ्रू आउट, उन्हें मॉनिटर करते रहें। और देखें जो सियासतदान होता है ना, जब वो वादे करके आता है, वोट लेके आता है, तो वो कहते हैं हम आवाम के मसाइल हल करेंगे, लेकिन वो जो अवामी मसला है ये ब्यूरोक्रेट के पास चला जाए तो उनको क्या, उनको थोड़ी वोट की हमारे सियासतदानों को आपको लगता है फर्क पड़ता है 4 रुपए 5 रुपए 3 रुपए से? ये तो आम आवाम के मसाइल है ना, ये तो आवाम की जिंदगी पे फर्क पड़ता है। आवाम की आवाज तो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर, वोट भी उन्होंने इसीलिए चीज का लिया है। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कोई फॉर्मूला समझा दे हमें। जब हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की और बैड गवर्नेंस की, तो गुड गवर्नेंस का मतलब यही होता है ना, ये सब मामलात, ये पॉलिसी मेकिंग
ये गवर्नेंस का हिस्सा होती है ना। तो अब ये अगर वहाँ पे नहीं, उस सतह पे नहीं हो पा रही, तो अब ये हमारा काम है, हमने देखना है ओगरा की वेबसाइट पे जाके, फिर उसके बाद पेपर पेंसिल पकड़ के हम सब देखेंगे कि आज 35 पैसे इजाफा हुआ है, आज 4 रुपये इजाफा हुआ है, अपना बजट उसके मुताबिक बनाएंगे, बच्चों की स्कूल की वैन्स, बच्चों की फीसें, अपना आना जाना, अपनी ये बहुत मसाइल हैं। उसके बाद राइडर्स की तो कोई बात कर ही नहीं रहा, जो ऑनलाइन कैब सर्विसेज है उनकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा। रोजमर्रा की जो अशिया खुरनोश है, दूध दही की बात कर लें आप, चिकन की बात कर लें आप, सब्जियों की बात कर लें, फलों की बात कर लें, तो हर चीज़ का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। और जब पैसे बढ़ते हैं ना तो वो हर चीज़ पे बढ़ते हैं, कम होते हैं तो वो कहीं भी हमें उसका इफेक्ट नज़र नहीं आता। खैर, हम इस बारे में मज़ीद भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन इस वक्त ज़रा वेदर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम जो ऐसे तेवर दिखा रहा है, मानसून का सीज़न है और आपको पता है कि केपी में बालाई इलाकों में किस तरह की बारिश हो रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून सिस्टम ने तबाही मचाई हुई है। पंजाब में ताकतवर स्पेल के बाद दरिया भिपर गए हैं और कई शहरों में हमने देखा बादल खूब बरसे, जिसके बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। चिन्योट, नारोवाल, जलालपुर, भटिया में मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए कह दिया गया है, जबकि पाकपत्तन में घर की छत गिरने से 2 बच्चे जान से चले गए। इसी तरह गुजरावाला में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है और 220 बहुत ज़्यादा होती है, 220 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। आप जब सोचें ये अर्बन फ्लडिंग होने लगे तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से फिनोमिनन है। करंट लगने और दीगर हादसात में 4 अच्छा, ये इलेक्ट्रोक्यूशन के वाक़यात, ये तो बड़े इंतहाई सेंसिटिव किस्म के मामलात होते हैं कि आपने बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में आप लोग प्लीज़ खंभों से दूर रहें, घरों से बाहर गैर ज़रूरी ना निकलें। गुजरावाला का भी आप जिक्र करें थे, गुजरावाला में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, 200+ मिलीमीटर बारिश होती है और ये अर्बन फ्लडिंग वाली सिचुएशन है। एंड सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली वीर बैक टू स्क्वायर वन अगैन, हम वही पिछले साल वाली बातें रिपीट कर रहे हैं। गुजरावाला का भी सदफ आपने जिक्र किया, मैं आप लोगों को बता दूं, गुजरावाला में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के पहले स्पेल ने पूरे शहर को धो के रख दिया। शहर की तमाम सड़कें, गली मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। 9 घंटे आई गेस बारिश हुई। 9 घंटे, 8, 9, 10 घंटे बारिश वहाँ पे होती रही है। और गुजरावाला बारिश के बाइस आप देखें कि 36 करंट लगने के वाक़यात आए पेश, दीवार गिरने के वाक़यात हुए, जिनमें 4 अफराद जाँ बहक और 9 अफराद ज़ख्मी हुए। और आप 9 घंटे के वक्फे के बाद आज फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया जनाब गुजरावाला में। तो आपको वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम फरीद, मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। रोज मानसून का पहला स्पेल है जिसका दुरानिया 12 घंटे रहा, गुजरावाला को डुबो कर रख दिया। तमाम गुजरावाला के शाहराहें, गली मोहल्ले हैं 2-2 फीट पानी से भरे हुए थे, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। डीसी गुजरावाला के मुताबिक गुजरावाला में 250 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई। कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी रोनमा हुए, 2 छतें गिरने के वाक़यात थे, इसमें दीवार गिरने का वाक़या था और बिजली से जो एक नौजवान था वो भी जानबाक हुआ। टोटल जो गुजरावाला में हलाकतें हुई वो उनकी तादाद 4 है। 9 ज़ख्मी थे जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। सड़कों पर जो पानी था इससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी रहा। आज भी गुजरावाला में तकरीबन 10 घंटे की वक्फे के बाद जो है अभी जो बारिश का सिलसिला है वो फिर से शुरू है। लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ गुजरावाला में ज़िला इंतज़ामिया और वासा ने जो है वो बड़ा काम किया है। तमाम गली मोहल्ले जो हैं वहाँ से पानी उतर चुका है और सब पूरे गुजरावाला की सराहें हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। रात के जो है वासा ने पूरी कुव्वत के साथ जो मशीनरी थी उसे ऑपरेशन किया और इस वक्त जो है तमाम गुजरावाला का इलाका है उसको क्लियर किया जा चुका है। जी, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना क्लाइमेट चेंज की, तो हम ना माहौलियात को सीरियस लेते हैं, उस हवाले से कोई हमारी ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग हमें नज़र नहीं आती है। दूसरे ये कि मानसून सीज़न से पहले तमाम तर तैयारी हो जानी चाहिए और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो क्या ही बात है, ये तो हर गवर्नमेंट को उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। आज शुरू करेंगे तो आगे 10-15 साल बाद जो है वो डैम्स बनेंगे और ये जो पानी जो रहमत बरस रही है ये पानी हम अपने इस्तेमाल में ला सकेंगे, इसको महफूज कर सकेंगे। लेकिन ये पानी इस तरीके से ज़ाया हो जाते हैं, ज़िंदगियाँ चली जाती हैं, इसमें लोगों के घर चले जाते हैं। तो ये तैयारियाँ हर साल वही बातें हम रिपीट कर रहे होते हैं,
लेकिन हर बार हमें उन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत हद तक चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप गुजरांवाला जैसा शहर जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कदरे बेहतर है, अगर मैं कराची की बात करूँ, कंपेयर हम करें, वहाँ पे सीवरेज का निज़ाम भी है, सड़कें, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ये मनाज़िर अगर हमें गुजरांवाला से देखने को मिल रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करे, मैं सोचना भी नहीं चाहता कि कराची में अगर इस तरह की बारिश हो गई तो हमारा क्या हशर होगा। और ये आप बिल्कुल बात सही कह रही हैं कि हमें प्री मानसून हमें बहुत से इकदाम, हमें भल सफाई, नालों की सफाई, हमें उसके अपने सीवरेज निज़ाम, अच्छा उसके बाद पिछले साल हम बोलते रहेगा कि भाई डैम्स रिजर्वॉयर्स ठीक है, अब वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आप शॉर्ट टर्म में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए आप ड्रेन्स बना लेना, ये पानी वापस जो है वो ज़ेरे ज़मीन जज्ब हो जाएगा। आपने फिर कराची को जो है पाकिस्तान के किसी शहर से कंपेयर कर दिया। नहीं, आप इंटरनेशनल बिल्कुल बिल्कुल आप कहीं ऐसे ले जाया करें। आप कल जो हमने बाईसाइकिल वाला सेगमेंट युगांडा से आप वहाँ पे है ये, हाँ, कल जो बाईसाइकिल वाला सेगमेंट हुआ बाखबर सवेरा पे, जो कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने बाईसाइकिल एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया, इफ्तिताह किया, उसके बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। बहस सोशल मीडिया पर ये चल रही है कि भाई आप कहते हैं कि कराची का मुकाबला है पेरिस से या फिर यूके से या फिर बरतानिया से, और बाईसाइकिल एम्बुलेंस तो युगांडा में चल रही है तो इंटरनेशनल ना। बात ये हो रही है पाकिस्तान के किसी शहर से नहीं हो रहा, इंटरनेशनली किसी शहर से हो रहा है। दूसरे किसी ने एक वीडियो भी बनाई थी, वो AI जनरेटेड थी, वो दिखा रहे थे वो। मैं उन रेस्क्यू एहलकारों को मैं सैल्यूट करती हूँ जिस तरह वो मदद करना चाहते हैं, वॉलंटियर रज़ाकार, बट उनकी मुश्किलात भी देखें ना। उनको तो एक टास्क सौंप दिया गया है, उसमें दिखाया था AI वीडियो में कि वो साइकिल पर आ रहे हैं मदद के लिए, लेकिन बीच में आ जाता है खड्डा, अब वो खुद गिर जाते हैं। गिरने के बाद फिर उनको मदद की जरूरत पड़ जाती है। बात तो आपने वैसे सही की है। अच्छा, वो अब हमारे जो पैरामेडिक स्टाफ है उनको, वो हमारे अनसंग हीरोज हैं, हम उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन उनको सहूलियात देनी है आपने, बजाय इसकी कि उनका काम आपने और मुश्किल कर दिया। वो कल हमें बता रहे थे कि अगर 1 किलोमीटर का रेडियस है तो हम वहाँ पर साइकिल को ऐसे पकड़ के हम भाग भी सकते हैं अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो यार ये तो ज्यादती है ना। वो उनके साथ आपने उनसे कोई ट्रेनिंग करवाई हुई है, वेट लिफ्टिंग करवाई हुई है कि वो बाईसाइकिल पकड़ के जो है वो मतलब, लेकिन ये है कि वो फिट हो जाएंगे वैसे, जितनी वो साइकिलिंग करनी पड़ेगी उनको कराची के अंदर ना, ये है कि वो फिट हो जाएंगे। वैसे आई रियली होप एंड आई रियली विश कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी जो है वो बाईसाइकिल के ऊपर हमें असेंबली जाते हुए नजर आए या अपने ऑफिस जाते हुए नजर आए। बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा ऑल ओवर, क्योंकि हमारा तो वैसे ही मुकाबला ग्लोबल ममालिक के साथ है। तो चलें, अब ये तो आपने जब कराची की बात की ना, तो बस वो कुछ हमारे दुख दर्द ऐसे हैं मुश्तरका जो हम छेड़ देते हैं। मौसमियाती तब्दीली की से पहले हम बात कर रहे थे, तो अब पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही, बल्कि उसके ख़तरनाक यानी सिर्फ पहले तो ना ख़तरा मौजूद है, अब ये असरात हमें इसके नज़र आना शुरू हो गए हैं। शदीद गर्मी की लहरें हैं। अच्छा, मौसम एक दिन शदीद गर्म होता है, दूसरे दिन कदरे बेहतर होता है, अचानक तक तूफ़ानी बारिशें, फिर तबाहकुन सैलाब, तेज़ी से पिघलते ग्लेशियर, फिर ग्लोफ की अगर हम बात करें, इस बात का इशारा है कि मौसम का निज़ाम तेज़ी से बदल रहा है और दुनिया में गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम हो रहा है। यूरोप में आपने देखा किस कदर गर्मी पड़ी है। अच्छा, दुनिया में गर्मी के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं जनाब। समुद्रों का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और बहुत से मसाइल हैं, ये पूरी दुनिया में अब ये मसाइल चले। हमारे साथ शहरी रहमान साहिबा मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शहरी साहिबा, सैडली इनफ हम वही बातें इस दफ़ा फिर आपसे करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट ईयर भी की थी और जो उससे पिछले साल भी हमने की थी। गैर मामूली बारिशें हैं, सैलाब हैं, ग्लॉफ हैं, क्लाउड बर्स्ट है, अर्बन फ्लडिंग है, मौसमियाती तब्दीली का ख़तरा दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और ये 2-3 सालों से दस्तक दे चुका है। हम इस चैलेंज के लिए कितने तैयार हैं इस दफ़ा या थे? जी, पहले तो मौसम जो होता है जी बेटा, वो सिम्टम होता है, वो अलामत होती है, वो कॉज नहीं है। आप इसे माहौलियाती तब्दीली कहें। मौसम आपका ख़राब है और माहौल आपका तब्दील होके ये इस चीज को ट्रिगर कर रहा है। करेक्ट। तो माहौलियाती तब्दीली जो है, इसको ये आप जैसे सही कह रहे हैं, दस्तक तो दे चुकी है और दस्तक दे के अंदर भी आ चुकी है, आपके मुल्क में, आपके घरों तक पहुंच गई है, आपके मईशत और आपके पूरे माशरे में पहुंच गई है। तो इसको अब आप मतलब वही बात हम फिर करेंगे कि देखिए, हर इलाके में अपनी अपनी अभी तक एडेप्टेशन प्लान जरूर बना तो लिए, लेकिन उसको कागजी कार्रवाई से आगे जाने में क्या तकलीफ है, क्या कबाहत है कि ये आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप पूछ लें, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कितनी तबाही मची है, जिस लेवल की अर्बन सेटिंग वहाँ चल रही है, आप टीवी पे दिखा ही रहे होंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये उनकी क्या तैयारी होती है,
उनके नलों पे कोई मतलब लोग आबादियाँ अभी भी बेड बसी हुई हैं, उनके नले खाली हैं, उनका वेस्ट वाटर जो है और जो उनका नॉर्मल स्टॉर्म वाटर पानी है वो मिक्स्ड है जी, बिल्कुल मिक्स्ड है। तो इसमें तो प्लास्टिक सारा चोक हुआ हुआ है। आप ये पता कर लें, खुद भेज दें कि ये मिक्स हुआ हुआ है। नल्ला अलग होना चाहिए जी। ड्रेन वाटर आपका जो वेस्ट वाटर होता है और नल्ला जो स्टॉर्म वाटर होता है वो अलग नहीं है। ना इनके कोई कॉलोनियल एरा से इनके कोई पाइप्स अपग्रेड हुए हैं। 26 सेंटीमीटर से 128 होना चाहिए इस वक्त जो उनकी कैपेसिटी। ये सारी चीजें बहुत सारी टेक्निकल चीजें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। आपके दरख्तों की जो जिस तरह वहाँ पूरे पूरे पहाड़ों को गंजा किया जा रहा है, जिस तरह टिम्बर माफिया वहाँ ऑपरेट कर रही है, तो सारी मंसूबाबंदी कागज पर और अमली कारकर्दगी दूसरी तरफ जी। उसके लिए अगर आपने आंख बंद की हुई है और आप कहते हैं कि हम मिलियन ट्रीज बिलियन ट्रीज लगा रहे हैं, उधर तो आप देख लें, आप चित्राल चले जाएं, कितना वो बिल्कुल ब्राउन हो गया, भूरा हो गया है। आप पहाड़ देखें कि वो कहाँ गए पहाड़। 10 साल पहले जो उन पे ग्रीन नजर आती थी ट्री कवर, वो कहाँ गया। मतलब इट इज अ स्कैंडल वहाँ क्या हो रहा है जी। और पूरे मुल्क में इसका शऊर बेदार करते करते हम और आप थक जाएंगे, लेकिन ये ना भी थके, लेकिन देखिए ये कोई नेशनल पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू नहीं होता है। पहले तो हम किसी को बाहर को ब्लेम कर देते हैं, वो बिल्कुल सही है कि ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज हम नहीं करते, लेकिन अगर आपकी वहाँ से इमदाद नहीं आ रही है तो आपने अपने घर में जो आग लगी हुई है उसे बुझाने का बंदोबस्त करना होगा ना। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और बात इमदाद की नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी हैं, जैसे कि पेशगी वार्निंग सिस्टम है, हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। हमें ज़मीनी सतह पर आवाम को, शहरियों को इसका फ़ायदा नज़र नहीं आता। बहुत आसान है, अब तो सैटेलाइट इमेज के ज़रिए बहुत पहले ही फोरकास्ट से पता चल जाता है कि वेदर कैसा रहेगा। मानसून के कुछ ही महीने होते हैं जिसमें तैयारी कर लेनी होती है। तो ये निज़ाम, मैं किसी भी एक सूबे की बात नहीं कर रही, ये निज़ाम हमें हर सूबे में ऐसा क्यों नज़र आता है कि जैसे कल ही पता चला है कि जी बारिश हुई है, आज बारिश हुई और अभी पता चला है कि जी डिजास्टर हो गया है। जी जी जी, कल पता चला है, और अगर कल पता चला है तो उसकी एक पेशन गोई हुई होगी या नहीं भी होगी। लेकिन मैं पली बढ़ी हूँ इस मुल्क में, तो मैंने तो देखा है कि भाई अगर मैंने एनडीएमए की पेशन गोई सुनी भी नहीं है तो मैंने देखा है कि जी जुलाई तक ये होना ही होना है। ठीक है जी, मानसून एक आपकी हकीकत है, सालाना हकीकत बन गई है, और माहौलियाती तब्दीली आपकी आजकल की हकीकत बन गई है। ठीक है ना, हाल की हकीकत बन गई है, और आपको पता है कि आपका मुस्तकबिल इससे बहुत मुतासिर होने वाला है। आपको अपना हाल भी देखते हैं, आप अपना नज़दीक माजी भी देख लें जी कि 2022 में क्या हुआ, तो उससे हम सबक सीखें। हमने बहुत अच्छा जिन्होंने काम करने थे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने, सब ने अपने अपने काम किए हुए। अब आप अपने फ़ोन खोल के गूगल कर लें कि केपी में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, कराची में क्या है, लाहौर में क्या, आपको मिल जाएगी। इसमें रिपोर्ट बनाने में आपको 2 महीने लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप मुझे बताएं, और सही रिपोर्ट आप बना पाएंगे, आप लोकल से बात भी कर सकेंगे। आप देखेंगे वही इश्यूज गवर्नेंस के हर जगह, क्लाइमेट गवर्नेंस के हर जगह चल रहे हैं। हर सूबे की अपनी वो है, मसले हैं, और कुछ पहाड़ी इलाके हैं, कुछ फ्लैट प्लेन्स हैं, लेकिन इट इज क्लाइमेट गवर्नेंस जो नहीं हो रही। बट शहरी साहिबा, जितनी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन एट हैंड है, उतना हम नहीं देख रहे कि यहाँ पे कोई क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कोई किसी किस्म का कोई मुतहरिक हम नहीं देख रहे इंतज़ामिया को, अपने आला हुकाम को। आप रुकन है कायमा कमेटी बराए माहौलियात की, आप अभी बात कर रही थी कि जंगल कवर ख़त्म होता जा रहा है, चित्राल के पहाड़ सब्ज़ होते थे एक ज़माने में, अब वो भूरे होते जा रहे हैं। ये बात शहरी साहिबा मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, वो लकड़ी कहाँ जा रही है, वो टिम्बर माफिया के पास जा रही है, वो काटे जा रहे हैं और वो छुपाए जा रहे हैं रिवर बेड्स के अंदर। पिछले साल भी वो निकल के बाहर आई थी सारी लकड़ी, इस साल भी वो निकल के बाहर आएगी। क्यों नहीं क्रैक डाउन किया जाता टिम्बर माफिया के खिलाफ? देखिए, टिम्बर माफिया में और आप कुछ नहीं कर सकते। मैं चेयर हूँ, मैं उस कमेटी की रुकन नहीं हूँ, लेकिन मैं इस्लामाबाद से पेशावर को नहीं हुक्म जारी कर सकती, सिवाय इसके कि मैं उस पर बात कर सकती हूँ जो मैंने की है, कि देखिए आप इस पर एक्शन लें। सूबाई गवर्नमेंट खुद मुख्तार है, उनकी जो इस वक्त प्रायोरिटीज़ हैं मुझे आपको पता है क्या हैं।
वो ज़रूर सियासत बेशक करें, मतलब सबका हक होता है, लेकिन ये बात भी सियासत है कि आपकी टिम्बर माफिया दुनिया की सबसे नोटोरियस हो गई है। स्वात रिवर में वो लॉग्स भेजते हैं, काबुल से वापस आते हैं और वो मतलब धुल के आते हैं कि स्मगल होके वहाँ से आ रहे हैं। ये सब केपी का टिम्बर होता है और ये मामला ये मतलब काला धन चल रहा है। कोई आज और कल की बात नहीं बेटा, ये 20 साल से चल रहा है। और वो सूबा बेचारा वो अपनी उसकी जो सरजमीन इतनी जरखेज है कि वो फिर नए दरख्त उगते हैं, लेकिन आप जिस रेट से वहाँ कटाई कर रहे हैं ये आपके दरख्त ढाल नहीं बन सकते, ठीक है ना। आपने वहाँ और नलों पे दरियाओं पे आपने देखा है जोनिंग की क्या हालत होती है। वो होटल हटाया जाता है तो पाकिस्तान तो कंस्ट्रक्शन पूरा पाकिस्तान ने इंडस के इर्द गिर्द अपने शहर बनाए हुए, बासमा आई थिंक एक्सेप्ट क्वेटा के सारे शहर पाकिस्तान के इंडस के दरिया के इर्द गिर्द हैं। ये एक फितरी सी बात होती है, हर वक्त ये होता है हर जगह। लेकिन आप फ्लड प्लेन पे अब नहीं मकानियत क़याम नहीं बना सकते, लेकिन वहाँ बनती है। देखिए दरिया गिरा भी देता है, जैसे 2022 में गिरा, उन्होंने फिर होटल वहाँ लगा दिया। लेकिन जाहिर है कोई मैं और आप कोई एक रातों रात तो होटल नहीं बनता ना। वो सामने बन रहा है, उसके एनओसीज गए हैं, उसका क्या क्या नहीं होता है, उसकी परमिशन, उसकी मतलब उसमें जो ब्राइबरी हो रही है सबके सामने नजर आ रहा होता है कि जी इसमें आग बंद की गई है और उसकी कीमत दी गई है। साफ में बात कर रही हूँ जी। और ये हर जगह किसी ना किसी हद तक होता है, लेकिन यहाँ सबसे नुमाया है क्योंकि ये सबसे वल्नरेबल सूबा है। जो पहला मानसून रेला आता है उसका, बाद के रेले फिर नीचे सूबों को मुतासिर करते हैं ना, लेकिन पहले यहाँ आता है क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट यहाँ आता है और फ्लैश फ्लड भी यहाँ आते हैं। जीबी में भी ऐसे ही होता है, पहाड़ वहाँ पे। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उन्होंने क्या काम करने हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। थैंक यू सो मच शरीमान साहब। एंड आई थिंक कि कोई हम एक सेंट्रल अथॉरिटी इस हवाले से बनानी चाहिए जो सारी चीज़ों को देखे, इंक्लूडिंग टिम्बर माफिया, जिसके पास ये भी इख्तियार हो कि जी आप नुकसान किस तरह पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर एक्शन क्या होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए और ऐसे कानून भी बनने चाहिए जहाँ पर हम अपनी माहौलियात को, अपने वेदर को, अपने माहौल को नुकसान पहुँचा रहे हैं उसको दुरुस्त किया जाए। एंड प्लीज स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, प्लीज जितनी आपकी इस्तिताअत है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्लीज एक पौधा लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर। प्लानिंग एज वेल। या अग्रीड। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के पास। स्टे देयर विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और जहाँ पर हम आपको बहुत सारी बातें और बहुत सारी स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं, ये रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, वहीं पर हम आपको एक बात बार बार याद दिलाते हैं कि जब आप अपने दोस्त बनाएं ना, उन दोस्तों को बड़ा ही सोच समझ के और सिलेक्टिव आपकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप किसी पे अंधा एतमाद कर लें। अक्सर और बेशतर ऐसे जो हौलनाक वाक़यात होते हैं जिसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, उसके पीछे कोई आपका करीबी अजीज़ होता है या फिर आपका दोस्त ही होता है। अभी हमने परसों आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जहां पर एक दोस्त ने दोस्त को जूस पिला के बेहोश किया और फिर उसका गुर्दा निकाल के फिरोश कर दिया, बेच दिया। अच्छा, माँ बाप का इंतखाब हम खुद से नहीं कर सकते, बहन भाइयों का इंतखाब हम खुद से नहीं कर सकते। दोस्त एक ऐसा किरदार होता है आपकी ज़िंदगी में जिसका इंतखाब आप खुद से अपनी फ्री विल से कर सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि मंगू पीर के करीब एक निजी सोसाइटी थी, वहाँ से एक बच्चा गायब हो गया, अगवा हो गया। अजान उस बच्चे का नाम था। फुटेज बड़ी वायरल हुई, फुटेज बहुत वायरल थी। उस बच्चे के जो माँ थी उनके बयानात बड़े वायरल हुए। उसके बाद बच्चा जो था वो अगले ही दिन, गालिबन एक डेढ़ दिन बाद, वो बच्चा घरों से बाजियाब करा लिया गया, मिल गया। उसमें भी बहुत से मुतजाद बयानात थे, पुलिस का अलग था, फैमिली का अलग था। इसमें अब स्टोरी क्या है ये आप जनरल जाने। ये जो शख्स बैठा हुआ है ब्राउन शर्ट के अंदर, ये शख्स बड़ा ही मुतहरिक था। हाँ, और क्योंकि ये उसके वालिद का दोस्त था ना, जो बच्चा गायब हुआ था, अगवा हुआ था, उसके वालिद का ये शख्स दोस्त है और ये हेल्प आउट कर रहा था अपने दोस्त को कि मैं बच्चा ढूंढने में मदद करूंगा।
देन व्हाट हैपेंड? अच्छा, और उसके बाद फिर जो अजान का जो बच्चा जो गायब हुआ था, अजान जो गवाह हुआ था, उसके वालिद ने बारहा इस शख्स को क्रेडिट भी दिया जब क्योंकि घरों से दोस्त बच्चा था। मिल गया। हाँ, शाना बशाना था, पूरी सारी ढूंढने में, ईच एंड एवरीथिंग में, पोस्ट लगाने में। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बाकायदा इस शख्स को क्रेडिट दिया जा रहा है। उससे पूछा जा रहा है कि उसने बच्चा कैसे बाजियाब करवाया, और उसको फिर शाबाश दी जा रही है और उसको सलामी पेश की जा रही है, सलूट दिया जा रहा है कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, आपने मेरा बच्चा बाजियाब करवाया है। इसकी गुफ्तगू भी है जो ये बता रहा है कि कैसे इसने सारी चीज़ों को ट्रेस आउट किया, और वालिद कह रहे हैं कि इसकी वजह से मेरा बच्चा, इसको क्रेडिट दे रहे हैं कि इसी वजह से मेरा बच्चा बाजियाब हो गया। तो सुन लेते हैं कि जो दोस्त है, मुतासरा बच्चे का जो वालिद का दोस्त है, वो क्या कह रहा है। बच्चे को देखा आपने कहा मेन किरदार से मैं आपको मिलवाता हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा मेन किरदार एहतिशाम। सबसे पहले तो इसके लिए मैं गले मिलना चाहूँगा। आई लव यू सो मच। एहतिशाम, क्या हुआ था मुझे डिटेल में बताएं। मेरे पास कॉल आई मेरी क्लेवर की कि उसने कहा कि ऐसा बच्चा देखा गया है घरों के करीब। तो मेरे स्टेटस लगे हुए थे, भाई के स्टेटस लगे थे, वो कांटेक्ट में सारे। उसने स्टेटस देखकर तस्वीर मैच करी तो उसने मुझे कॉल करी, ये बच्चा मुझे मिला है होटल पे बैठा हुआ, तो ये चेक करो, अगर आपका है तो मुझे बताओ। तो मैं फ़ौरन भाग के इसके पास आया, हमने बच्चे को देखा, हमने कहा ये हमारा बच्चा है। फिर हम फ़ौरन घरों गए, फिर वहाँ से वडेरे के गाँव से वहाँ से हमने बच्चा रिकवर किया। और वहाँ पहुँचे, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने बच्चा दे दिया हमें, कहा ये आपका बच्चा है, ये फिर हम वहाँ से लेके आ गए बस। तो जो अजान जो अगवा हुआ था उसको घरों से बाजियाब करवाने की यही शख्स, जो कि अजान के वालिद का दोस्त था और अजान की सारी रिकवरी में बड़ा मुतहरिक था, उसके वालिद के साथ गए और जब बच्चा रिकवर हुआ तो उसी की गोद में बैठा हुआ अच्छा, था। इसमें क्लाइमेक्स क्या हुआ है? क्लाइमेक्स सीन इसमें यह हुआ है कि बाद में पुलिस ने जब सारी तहकीकात की तो क्या हुआ, कौन असल मुजरिम था, ये हम जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह से। नज़ीर, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर हैं, किसके साथ मौजूद हैं और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए सदफ, मैं इस वक्त मंगोपीर थाने में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस मरकज़ी मुलजिम मास्टरमाइंड एहतशाम समेत तीनों मुलजिमान मौजूद हैं। न सिर्फ एहतशाम बल्कि उसका साला अब्दुल वहाब और उसका दोस्त इफ्तिखार जो घरों में रहता था, वो भी इस पूरे वाक़े के मरकज़ी किरदारों में से हैं। और सबसे पहले मैं आपको वो मोटरसाइकिल दिखाऊँ जिसकी तलाश 2 दिन तक पुलिस करती रही। ये वो मोटरसाइकिल है जिसके ऊपर नन्ना अजान आकर बैठा और इसे बिठाकर अपने साथ ले गया। ये वो हेलमेट था इस मुलजिम ने पहना हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर अपर वगैरह तब्दील होते रहे। सबसे पहले हम इस मुलजिम से बात करेंगे। ये बताओ, तुम्हारी इससे कितनी पुरानी दोस्ती थी अब्दुल वहाब से, और तुमने वारदात क्यों की? मेरी इससे तकरीबन 20-22 साल पुरानी दोस्ती थी और मैंने पैसों के लालच में ये काम किया। बचपन का दोस्त था तुम्हारा? जी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसके पास पैसे हैं, और तुम्हें पैसों की ज़रूरत क्यों थी? पैसों की कुछ ज़रूरत थी, मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी। नहीं तो आप काम क्या करते हो, उससे दोस्त से मदद मांग सकते थे। मैं कपड़ों का काम करता हूँ, इतनी बचत नहीं थी उसके अंदर और ख़र्चे बहुत थे मेरे, तो और मांगना मुझे सही नहीं लगा, तो बस मैंने। क्यों? 2 महीने पहले भी तो तुमने उससे 1 लाख रुपए मांगे थे। जी मांगे थे मैंने उससे, लेकिन उसके पास थे नहीं उस वक्त, उसने दिए नहीं थे। उस दिन बताओ कि तुम वहाँ पर जब गए तो बच्चे को तुमने कैसे बुलाया और उसके बाद क्या हुआ? मैं बाइक पे वहाँ पे गया, मैंने इशारा दिया बच्चे को, वो आके मेरे साथ बैठ गया और मैं वहाँ से फर निकल गया। मतलब बच्चा जब से पैदा हुआ है जब से ही तुम्हें जानता होगा कि? जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ले आकर मैंने अपने साले को दिया। किस जगह पे, किस इलाके में? जमशेद टाउन में मैंने उसको दिया। वहाँ से मैंने उसको बताया कि ये जो है तुम इस जगह पे पहुँचा दो। तावान की जो तो के लिए किस नंबर से कॉल करते थे, वो नंबर कहाँ से आया था? मैंने फेसबुक से एक सिम खरीदी थी, इंटरनेशनल कॉल की, तो मैंने वहाँ उसी से मैसेज किया। कितने की? 300 की मैंने सिम खरीदी थी और मैंने उससे मैसेज किया था। अगवाकारों के लिए नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। फेसबुक से 300 रुपये की इंटरनेशनल सिम खरीदी, उसी से 50 लाख रुपये इसने तावान का मुतालबा किया। जब सब कुछ हो गया था, अगवा भी कर लिया था, तो फिर तावान क्यों नहीं लिया? सर वो तावान मेरे दिल में रहम आ गया था, तो मैंने जो है वो वापस कर दिया था। अच्छा, काफ़ी रहम दिल शख्स है, इसके दिल में रहम आ गया था। ये इसका साले अब्दुल वहाब जो बाइकिया चलाता है, इसने तुम्हें लाकर जमशेद रोड पे यादगार फिश के पास बच्चा दिया, तुमने क्या किया? इन्होंने बोला कि जाके घरों में इफ्तिखार को दे दो, मैंने वही के घरों में जाके इफ्तिखार को दे दी। कितनी देर मोटरसाइकिल चलाई? सर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। 1 घंटा। ये वो है जो इसका साला है, और इसने जाकर इफ्तिखार को दी, जहाँ घरों में बच्चे को 2 से 2.5 दिन रखा गया। तुम्हारा नाम क्या है, और बच्चा जब तुम्हारे पास लेकर आया तो उन्होंने क्या बताया, बच्चा कौन है?
मुझे ये मेरे को नहीं, मैंने बोला कि ये बस रखो, सुबह को आऊँगा मैं लेके जाऊँगा। फिर दूसरे दिन उन्होंने वो नंबर का रब्ता नहीं किया, तीसरे दिन रब्ता किया और तीसरे दिन आया लेके चला गया। इस बारे में नहीं तो किसी का बच्चा अगवा के तुम्हारे पास रखा है, तुमने पूछा नहीं? अगवा का नहीं पूछा ना, बस यही बोला कि बच्चा मेरा रखो, मैं आ रहा हूँ। रात को देके गया था बस। ये तीनों वो मरकजी मुल्जिमान हैं जिन्होंने इस घरेनू अमल का सरंजाम दिया। SHO मंगूबीर हमारे साथ मौजूद हैं। ये नए नाज़माबाद के अंदर क्या किस तरीके से इसने बच्चों को अगवा किया, कैसे बाज़ाबी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जिस दिन इसने वारदात बनी थी, हफ्ते वाले 2 जी नज़ीर इस वक्त मौजूद हैं, बात कर रहे हैं, पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं कि मनाजिर ये हैं और सामने आ गया कि फिर वो दोस्त ही था असल में जो कल्प्रेट था और जिसने पूरी प्लानिंग के साथ बच्चे का अगवा का ड्रामा रचाया, 50 लाख तावान का मुतालबा भी करवाया और ये अपने दोस्त को 22 साल से जानता था। बेशरम, कैन यू इमेजिन? मतलब ये शर्म इनको शायद आती नहीं है। नज़ीर बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट करते थे सारी सिचुएशन से। बड़ा आपने ड्रॉप सीन बताया हमें इस सारी स्टोरी का। भाई का बाप का दोस्त जो कि भाइयों जैसा था, 25 साल पुरानी बचपन की दोस्ती थी, उसी ने ही दोस्त के बच्चे को अगवा कर लिया। चलें जी आगे बढ़ते हैं, ज़रा सियासी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं क्योंकि आज़ाद कश्मीर में होने हैं इलेक्शन। तो नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि नून लीग कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ से कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें। और इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहब भी वहाँ पर मौजूद थी। कहती हैं जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं, कश्मीर की सड़कें क्या ही बनाएंगे, जिनके सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्या हक देंगे? बात कर लेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत नैयर बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मरियम नवाज साहबा ने कल नाम तो नहीं लिया लेकिन बहुत खासी तनकीद तो कर दी पीपल्स पार्टी पे। ये कहा कि जिनके अपने सूबों में करप्शन है और वहाँ पर सड़कें बदहाली का शिकार हैं, सड़कें जिन सूबों में नहीं हैं वो आके अब कहेंगे कि कश्मीर के अंदर हम डेवलपमेंट करेंगे। इस बयान पर आपका क्या मौक़िफ़ है? शुक्रिया। देखिए, वो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं आजकल इलेक्शन जो हो रहे हैं। अच्छा, ऑब्वियसली उन्होंने एलिगेशन लगाने हैं, लेकिन ये बात जो है कि जी हमारी सड़कें टूटी है, तो पंजाब की कौन सी सड़कें बहुत बेहतर हैं और ज़्यादा इनका जोर होता है इस पे लाहौर पे। ये कल जो बारिश हुई है, जो सूरत हाल हुई है बारिश की, और जो गुजरांवाला की सूरत हाल थी और जो लाहौर की सूरत हाल थी कि बस्तियां पानी में डूबी हुई हैं, तो ये इनकी परफॉर्मेंस का मुंह बोलता सबूत नहीं है कि इन्होंने पब्लिक के लिए क्या इक़दाम उठाए कि एटलीस्ट की जो फ्लड्स आते हैं मानसून में हर साल आते हैं और लाहौर भी डूबा होता है और गुजरांवाला भी डूबा होता है और फैसलाबाद भी डूबा होता है और कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। ये हमें सड़कें टूटी हुई की बात करते हैं। कराची में कभी लो लाइंग एरिया में पानी आ जाए तो पूरा मीडिया भी हमारे खिलाफ शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये नेचुरल चीज़ें हैं। जो करप्शन के मुकदमात ये बहुत ज़्यादा फेस करते रहे हैं। मेरे किसी लीडरशिप के ख़िलाफ़ कन्विक्शन कोई नहीं हुई है करप्शन के नीचे। और ये इज्तनाब करें मरियम नवाज साहबा के हमने तो इस मुल्क में सियासी निज़ाम के लिए आपको एक्सेप्ट किया हुआ है, हमने प्राइम मिनिस्टरशिप आपको दी हुई है। अच्छा। और अगर हमारी सपोर्ट ना होती तो आप वफाक में ना बैठी होती और वफाक में आपके चचा प्राइम मिनिस्टर ना होते और फिर शायद आप पंजाब में भी आपकी सूरत हाल को बेहतर ना होती। बुखारी साहब, जहां तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी आप बातें गिनवा रहे हैं कि कैसे आपने हेल्प आउट किया मौजूदा हुकूमत को वफाक में बतौर हुकूमत बनाने में और दीगर इशूज़ में, फिर हमारे सामने भी है 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, हर जगह आप दोनों साथ साथ नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ, नून लीग की। कल मियाँ साहब ने ख्वाहिश का इज़हार कर दिया, कहते हैं मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की है। शहबाज शरीफ मुझे वहाँ का वज़ीर आज़म बना दें। अब जहाँ आपने इतनी हेल्प आउट की है नून लीग की, तो आप उन्हें आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी बना दें। शुक्रिया। देखिए, मियाँ साहब की आंख बड़ी देर बाद खुली, लेकिन देखिए जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो, अगर वो पाकिस्तान का नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सके तो अब उनकी ख्वाहिश है कि मुझे आज़ाद कश्मीर का ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर बनाना आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट जो असेंबली है उसका इख्तियार है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मियाँ साहब
आज़ाद कश्मीर तो वोटर विफाक में भी तो आपने वजीर आजम को हेल्प आउट किया ना, यहाँ भी आप कुछ कर दें दोनों मिलके तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे आज़ाद कश्मीर के। अब मेरा जवाब तो पूरा होने दें, और ना ही वो रेफ्यूजीज़ की सीट पे है, तो उनकी ख्वाहिश जो है वो ख्वाहिश ही है, लेकिन प्रैक्टिकली विच इज़ नॉट पॉसिबल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अपना मेजॉरिटी हासिल करेगी तो अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। हम किसी को क्यों, पाकिस्तान में जो हमने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, इस मुल्क में जमहूरी निज़ाम के लिए बनाया, पार्लियामान की सुपरमेसी के लिए बनाया, ताकि पार्लियामान फंक्शनल रहे। वरना 2024 के इंतखाबात के बाद किसी सियासी जमात के पास वो पोजीशन नहीं थी कि वो गवर्नमेंट बना सकते। ये पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए इसको बर्दाश्त किया और कुर्बानी भी दी, और इस इंटेंशन को, इस स्पिरिट को समझने की ज़रूरत है। तो उसी जमहूरियत की खातिर फिर आप लोग ऐसा करें ना कि कोई फार्मूला ऐसा निकाल लें कि यहाँ जैसे जीबी में आपकी गवर्नमेंट बन गई, आज़ाद कश्मीर में आप इन्हें हेल्प आउट कर दें, या फिर कोalition बना लें, इत्तेहाद बना लें। ये तो फिर दोस्ती आप लोगों की आगे बढ़ती रहेगी इस तरह। ये आपकी तजवीज़ है ना, ये आपकी सोच है, दिस कैन बी योर विश। द पॉइंट इज़ दिस कि हम जीबी में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे तो हमने गवर्नमेंट बनाई। पाकिस्तान में ये हमसे मेजॉरिटी में ज़्यादा थे, इनकी सीट्स ज़्यादा थी, हमारी सीट्स कम थी। हमें कहा गया कि हमने बिलावल को प्राइम मिनिस्टर, हमने कहा नहीं, इनकी तादाद ज़्यादा है, ये इनका राइट बनता है। अब जिसके जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी आज़ाद कश्मीर की असेंबली में, प्राइम मिनिस्टर तो उसी का होगा। और फिर ये रिज़ल्ट्स पे डिपेंड करता है, जब अब फेज़ वाइज रिज़ल्ट्स आएंगे, 27 को आएंगे, 2 को आएंगे, 10 को आएंगे, तो जो पार्टी पोजीशंस आएंगी उस पर डिसीजन होगा। लेकिन मुझे ये बड़ा खुशी भी हो रही है कि मियाँ साहब फिर पॉलिटिक्स में एक्टिव होके प्रीमियरशिप के लिए, चलो पाकिस्तान नहीं तो आज़ाद कश्मीर की प्रीमियरशिप ही मिल जाए हमें। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच नईर बुखारी साहब। लेकिन वैसे होगा क्या, क्या वो अपनी सीट छोड़ेंगे? Let's see, we'll keep following it and we'll let you know about the details. हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। किसको कह रहा हूँ? ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे जा रहा हूँ। वेलकम बैक जनाब। और अब आपको जरा बता दें कि बॉर्डर पार क्या चल रहा है। तो बॉर्डर पार इंडिया में एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट चल रही है, क्योंकि नीट का एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद फिर उसके ऊपर कोई स्क्रूटनी नहीं हुई, कोई जवाबदही नहीं हुई, और वहाँ पर बच्चों ने सुसाइड की। और जो आपको पता है कॉकरोच जनता पार्टी जो क़याम में आई थी गालिबन 1-2 महीने पहले, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट के स्पीकर ने कह दिया था जनाब कि सब ये जो नौजवान हैं ये कॉकरोचेस हैं। अच्छा, अब वो कॉकरोच जनता पार्टी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, अलॉन्ग विद द अपोजिशन जो कि वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, अलॉन्ग विद द पंजाब फार्मर्स, सब जो है वो इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और फिर आप उस प्रोटेस्ट के नतीजे में, अच्छा नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, बच्चे 18, 19, 20 साल के निहत्ते इनोसेंट, उनके ऊपर क्या किया जनाब, मोदी ने कहा कि इनको मारो, इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, एक्सपायर आंसू गैस के शेल फेंके गए। और वो ये आपको पता है कि जब जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं। और मनाजिर के साथ देखें, ये है जेनजी ने जो भारत के हैं उनके अंदर हम देख रहे हैं एक नई सोच पाई जाती है, जो कि मोदी से बिल्कुल की मोदी के नैरेटिव से बिल्कुल मैच नहीं करती है। बात शुरू हुई थी, कहते हैं ना, अपने मसाइल से, स्टूडेंट्स के अपनी एजुकेशन से रिलेटेड इशू से लेकर, मगर बाद में जब वो जनता पार्टी बन गई उसके बाद हमने देखा कि फिर राहुल गांधी, उनकी जमात, किसान इत्तेहाद, ये तमाम तर लोग जो हैं आकर उनसे मिलते गए। और फिर ये एक पूरा यहाँ पर हम देख रहे हैं एहतजाज का सिलसिला इतना फैल गया। अच्छा, दिल्ली पुलिस ने फिर क्रैकडाउन किया, जैसे कि साइम ने भी आपको बताया। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ, भारतीय किसान भी मोदी मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बन गया। आपको पता है वो पहले से ही अपना एक बयानिया रखते हैं। अच्छा, पेपर लीक होने के खिलाफ लाखों तलबा पार्लियामेंट हाउस पर एहतजाज करने पहुंचे। उनका मुतालबा ये था कि जो वजीर तालीम है वो इस्तीफा दें और तालीमी निज़ाम में इस्लाहात होनी चाहिए। इतनी वोक और इतनी अवेयर यूथ है कि उनको पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, और वो बीजेपी की फाशिस्ट पॉलिसीज अपने मुल्क में नहीं चाहते। बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ जेन ज़ी, मैं इनके कॉज को सपोर्ट करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जो है वो पिछले 20, 21, 22 दिनों से भूख हड़तालें बैठे हैं, जिनको दिल्ली पुलिस आके उठा के ले गई जंतर मंतर से और अस्पताल में उनको अब वहाँ पर नज़रबंद कर दिया है। लेकिन आप ये देखें, ये बात
बात को समझने की कोशिश करें कि ये बच्चे जो हैं ये निहत्ते हैं और ये हार्मलेस हैं, इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि ये रिटेलिएट, क्या किस चीज़ से रिटेलिएट करेंगे? पुलिस के सामने 18, 19, 20 साल के बच्चे क्या लड़ेंगे? ये मार खा रहे हैं बेचारे। रिटेलिएट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मोदी मुखालिफ कोई बात नहीं कर सकता, वहाँ के एक्टर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स कुछ नहीं बोल सकते हैं जो कि इतने इन्फ्लुएंशियल हैं। तो ऐसे में जब ये बच्चे एहतजाज कर रहे हैं तो ये बात कैसे हजम होगी वहाँ की सरकार को, क्योंकि उनकी फैशिस्ट पॉलिसी है। दूसरे, कल एक इमेज बड़ा वायरल और भी हुआ और वो है राहुल गांधी का। तो लोग कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल माइलेज जो वो अब तक हासिल नहीं कर सके थे वो इस एहतजाज की वजह से उनको मिल गया। फिर सोनिया गांधी भी वहाँ पर, प्रियंका गांधी भी, सोनिया गांधी बाद में पहुंची उनकी बेल करवाने के लिए, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के। ये मनाजिर है जी राहुल गांधी। ये आप देखिए कि अपोजिशन लीडर को भारत में इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पार्लियामेंट के बाहर इस स्टूडेंट लेड कॉज को, इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने भी एक छोटा सा मुजाहरा किया। ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, ये अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए सब लोग बाहर निकले हुए हैं। अच्छा, एक और बात है कि बॉलीवुड के कौन हीरोज हैं किनको हमें एज ए पाकिस्तानी देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ये भी बहुत पिक्चर क्लियर हो गई है ना। ये बहुत से ऐसे स्पाइनलेस बॉलीवुड हीरोज एंड हीरोइंस हैं जिन्होंने एक लफ्ज बोलना गवारा नहीं किया। तो आपने इन कहते ना यूथ के लिए कोई आवाज उठा ली, नहीं उठाई ना आवाज तो उसमें, लेकिन हमने शबाना आजमी को देखा कि वो बड़ी मुतहरिक थी। हमने सोनाक्षी सिन्हा को देखा, वो बड़ी मुतहरिक थी, सारे कॉज के ऊपर बार रील्स बना रही थी, इन्फ्लुएंस कर रही थी। अगर आप इनका पैटर्न देखें ना, ये वो लोग हैं जो शुरू से ही कहीं ना कहीं हम देखते हैं मोदी के खिलाफ तो नहीं, लेकिन उनकी बहुत सारी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हुए हमें नजर आते हैं। बहरहाल हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में एहतजाज क्या शक्ल इख्तियार करता है और मोदी सरकार के लिए कितनी मुश्किल बनता है। लेकिन ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि एहतजाज होता है और एहतजाज में डायलॉग को मौका दिया जाता है। एहतजाज वायलेंट नहीं होना चाहिए, एहतजाज आईनी हक होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल होना चाहिए। आवाज़, खास तौर पर जो यूथ है ना, उसकी आवाज़ को सुनना ज़रूर चाहिए। बिल्कुल जी, और मैं बस मोदी सरकार के लिए यही कहना चाहूँगा कि नीम का पत्ता कड़वा है और वाकई ही बहुत कड़वा है। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अमेरिका की जानिब से मुसलसल अब 11वीं रात ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। तो ये अब मुल्क में तो खैर चल ही रहा है, बड़े मसाइल हमारी पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर, लेकिन अब देखें वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है। ये पेट्रोलियम मसनूआत का मसला हमारे मुल्क में क्रिएट ही क्यों हुआ, इसका कॉज, इसका रूट जो इसका कॉज था वो ये है कि ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं आपस में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के बाद अब बाबल मंदब और बुहैरा अहमर भी बंद होने की बातचीत चल रही है। सेंटकॉम के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान पर शाम 7 बजे फ़िज़ाई हमले शुरू किए और हमलों का मकसद अब हॉर्मुज़ में ईरानी फौजी सलाहियतों को कमज़ोर करना है। अच्छा, ईरानी की सरकारी मीडिया हमें क्या बता रहा है वो भी आपको बता देते हैं। उनके मुताबिक ईरान के बोशहर के नवाई इलाकों में अमेरिका ने फ़िज़ाई हमले किए। कनार्क और सिरेक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। अच्छा, दूसरे और शहर हैं वहाँ पर भी धमाकों की इत्तलात हैं। शुमाल मशरिक में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल है, ईरानी मीडिया ये बता रहा है। अच्छा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान, फिर से कह रहे हैं वो ये बात कि ईरान मुआहदे के लिए मिन्नतें कर रहा है। इन सारे जो तमाम तर फ़ज़ाई हमले ईरान पर हो रहे हैं अमेरिका की जानिब से, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद नज़र आता है, वो ये है कि इतना माशी तौर पर, दिफाई तौर पर ईरान को कमज़ोर कर दिया जाए कि फिर जिस तरह की भी डील लेकर अमेरिका चाहे ईरान उसको कबूल कर ले। लेकिन वही कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हम अब मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं और ईरान हमसे मुलाकात के लिए बेताब है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये मुलाकात उनकी लबनानी सदर से हुई थी। उसके बाद उन्होंने जी बताया कि ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता है। जबकि सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से रोज़ाना मुशावरत है और हुकूमत सुप्रीम लीडर के साथ मुसलसल राब्ते में है और सुप्रीम लीडर की रहनुमाई में फैसले किए जा रहे हैं। अच्छा, साथ साथ आपको ये बता दें कि ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की पाकिस्तान वज़ारत दाखिला आमद हुई, जहाँ पर उनको वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने उनका खैर मकदम किया गर्म जोशी से। फिर सिकंदर मोमिनी को फेडरल कांस्टेबलरी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। फिर मोहसिन नकवी और सिकंदर मोमिनी की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सिकंदर मोमिनी और जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा कि अमन के लिए गैर मामूली काम किया है, पाकिस्तान ने गैर मामूली काविशें की हैं। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और अमन कायम होगा। फिर इस मुलाकात में, इस गुफ्तगू में इंसदाद दहशत गर्दी, इंसदाद मनशियात के शोबों में इश्तराक, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से ताउन को फ़रोग देने पर भी इत्तफाक किया गया। तो ये तो जनाब सूरत हाल है और इसमें रोज़ाना हम देख रहे हैं कि मामला एस्केलेशन की तरफ ही जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले तो ईरान ने कहा था हम अबूरी तौर पर MOU को मुअत्तल कर रहे हैं,
दूसरी तौर पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया जी अब हम मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं, लेकिन ईरान बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। देखते हैं आने वाला वक्त क्या बताता है। कोशिशें बहरहाल हम चाहते यही होनी चाहिए कि हम को मौका देना चाहिए मज़ीद। अच्छा, बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हवाले से और बाज़म पाकिस्तानियों के हवाले से, उनके हिम्मत और हौसले के हवाले से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक पाकिस्तानी बाइकर की, और इनकी जो मुहिम जुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और दुनिया भर में हम देख रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। शान अली ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मोटरसाइकिल के ज़रिए अमरीका का 16,000 किलोमीटर तवील सफ़र सिर्फ 33 दिन में तय किया है। क्या बात अच्छा, अब है। इसमें अब अमेरिका आपको पता है ना किस तरह का मुल्क है, वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ पर सहरा भी है, घने जंगलात भी हैं, पहाड़ भी हैं, नेशनल पार्क, हज़ारों मील तवील शाहराहें हैं। तो इस सफ़र में उन्होंने ना सिर्फ मुश्किल रास्ते अबूर किए बल्कि मौसमी जो तगय्युरात सच हार्ड वर्ड चेंजेस जो हैं उसका भी मुकाबला किया। अच्छा जी, एक आम मोटरसाइकिल, ये भी नहीं कि क्योंकि वो बड़ी को उनके पास हाई फाई कोई मॉडिफाइड बाइक थी, एक आम नॉर्मल मोटरसाइकिल थी, एक जज्बा था उनके अंदर, एक ख्वाब था, और उसके साथ उन्होंने इस सफ़र को शुरू किया। अच्छा जी, ये पाकिस्तान एडवेंचर मोटरसाइकिलिंग की तारीख का यादगार बाब बन गया है उनका ये सफ़र। शान अली की ये मुहिम दुनिया को ये बता रही है, ये पैगाम दे रही है कि पाकिस्तानी नौजवान अज़्म करें तो दुनिया की मुश्किल तरीन राहें भी अबूर कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। तो चलें जी, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नौजवान बाइकर शान अली। थैंक यू सो मच शान, बहुत शुक्रिया। बड़ी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी हमें लग रही है, लेकिन 16,000 किलोमीटर का तवील सफ़र, प्लानिंग कैसे की, ख्याल कैसे आया, स्टार्टिंग हमें बताइएगा। व्हाट मोटिवेटेड यू एक्चुअली? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। और मैं बेसिकली पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान के अंदर भी राइडिंग करता रहा हूँ। पाकिस्तान में मैं काफ़ी तकरीबन 50-60% पाकिस्तान का जो है मैंने उसके अंदर ट्रैवल किया हुआ मोटर बाइक के ऊपर ही। तो ऑफ कोर्स एक बैक होम का एक्सपीरियंस था मोटरसाइकिलिंग का। उसके बाद फिर मैं बेसिकली वर्क परमिट पे कनाडा मूव हुआ। और आपको पता है वर्क परमिट पे आपके पास किसी भी तरह का कोई पासपोर्ट या कोई भी नेशनैलिटी या कुछ भी इस तरह का सीन नहीं होता। तो लेकिन एक मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि मेरा फर्स्ट क्रॉस कंट्री जो है वो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का करूँगा। इससे पहले मैंने कभी किसी क्रॉस कंट्री में, क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान से साथ नेबरिंग कंट्रीज़ में हम क्रॉस कंट्री कर सकते हैं क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आपको पता है वही ईजी होते हैं। लेकिन टाइम ने मुझे इस तरफ भेज दिया और मैंने फिर अपनी ये वाली एक्सपीडिशन जो है वो इसको प्लान करना स्टार्ट किया। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अभी मौसम था, टाइम था और हालात ने अभी थोड़ी सी इजाज़त दी, तो ये मैंने एक्सपीडिशन जो है वो इसको मैंने। अच्छा अली, ये बताएं ज़रा, हम ज़रा टेक्निकल बातों पे आ जाते हैं, बॉयज़ टॉक पे। बाइक कौन सी थी आपके पास और कितने सीसी थी और पेट्रोल कितना लगा, पेट्रोल पे ख़र्चा कितना हुआ 16,000 में? कुछ आपने रखे हुए अपने पास कोई स्टैट्स बना? जी जी। अच्छा, बाइक इस DR 650 सुजुकी है। बेसिकली ये आप कह लें कि मिडल लाइन की बाइक है। आप इसको बहुत छोटी बाइक भी नहीं कह सकते और बहुत जो है वो कह लें कि हैवी बाइक्स के अंदर भी नहीं आती है। अच्छा। लेकिन इस तरह की एक्सपीडिशन के लिए जहाँ पे आपको हर तरह की टेरेन फेस करनी पड़ती है, आपको ऑफ रोड, ऑन रोड, एसफॉल्ट, हर तरह की आपको रोड्स मिलती हैं, उस चीज़ के लिए ये बाइक परफेक्ट है। अच्छा। और दूसरी इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि ये बाइक सिंपल है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई जो आजकल की बाइक्स के अंदर सिस्टमेटिक और प्रॉपर उसका जो एक कह लें कि कंप्यूटराइज सिस्टम्स उसके अंदर लगे हुए हैं। इसमें इस तरह का मतलब इसका गियर आगे डलता है और पीछे निकलता है। जी सिंपल ऐसे ही है ना? गियर इसका फर्स्ट आगे डलता है, बाकी के सारे गियर इसके पीछे डलते हैं। मोस्टली बाइक्स का इसी तरह से सही। अच्छा, ये बताइएगा कि पेट्रोल का कुछ आपको अंदाजा है कितने लीटर पेट्रोल लगा 16,000 किलोमीटर में? लीटर्स में तो बताना मुश्किल है क्योंकि आपको पता है यहाँ पे माइल्स चलते हैं यूएस के अंदर। तो मेरा ओवरऑल USD के अंदर अगर मैं देखूंगा तो तकरीबन कोई 1200-1300 के करीब, 1200-1300-1400 के करीब मेरा पेट्रोल का खर्चा हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैंने जो अपना 33 डेज का जो एक्सपेंस निकाला है वो PKR के अंदर मेरा तकरीबन 7,49,350 एग्जैक्ट नंबर बनता था। अच्छा। और इसके अंदर सिर्फ मेरी अकोमोडेशन, मेरा फूड और मेरा फ्यूल है, ये 3 चीजें हैं सिर्फ। अच्छा, जरा हमें थोड़ा सा ये बताइएगा, अब आपने प्लान कैसे किया था? स्टॉप ओवर आपके क्या होंगे? 33 दिन में आप कहाँ से होते हुए, कहीं तो आप रेस्ट भी करते होंगे, वो आपने कैसे सारी चीजें अकोमोडेट की? अच्छा, मैंने इसको इस तरीके से प्लान किया कि नॉर्मली जितने भी ट्रैवलर्स होते हैं या टूरिस्ट होते हैं वो होटल्स या मोटेल्स के अंदर आसान होता है वहाँ पे रुकना।
लेकिन मेरा पहले दिन से ही प्लान ये था कि मैं यूएस लोकल्स के साथ जो है ना वो अपना टाइम स्पेंड करूँ। वहाँ पे जो नेटिव्स हैं, वहाँ के हर तरह के जितने भी वहाँ पे गोरे लोग रहते हैं, उनके साथ मैं बैठ के, उनके साथ खाना खा के, उनके साथ एक प्रॉपर जो है वो ट्रैवल एक्सपीरियंस को एंजॉय करूँ। तो मेरी ज़्यादातर जो है ना कोशिश यही थी, और मैंने प्लान भी इसको इसी तरह से किया। फिर मैंने कम्युनिटी से लोगों के साथ कांटेक्ट करना शुरू किया जब मैंने अपना रूट सारा फाइनलाइज़ किया। फिर उस रूट के दौरान जिस बंदे का कांटेक्ट मुझे मिला, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वी आर हैप्पी टू होस्ट यू। और उसके बाद फिर मैंने लोगों के घरों में उनके साथ टाइम गुजारा, उनके साथ खाना खाया, वहाँ उनके थोड़ा साथ बहुत एक्सपीरियंस रेसिज्म का शेयर इशू भी है, तो आपको कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ? टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर कहूँ कि 1% भी मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं फेस हुआ तो ये सच होगा। किसी भी तरह का मुझे कोई मसला फेस नहीं हुआ। ऑल्दो कि मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि रेसिज्म है, और बहुत से लोगों के बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस होते भी हैं, लेकिन मुझे किसी भी तरह का, हालांकि सहरा के अंदर भी मैं गया, उनके साथ भी मैं वहाँ पे रुका, लेकिन किसी भी तरह का मुझे इस तरह का कोई मसला अब फेस तो नहीं वैसे हुआ। माशाल्लाह जितना पाकिस्तान का बोलबाला हो गया है दुनिया में, अब तो कोई मसला हो भी नहीं सकता। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जी, कि जी। एक मेरी लोकल से मीटिंग हुई, टोटल मतलब वो गोरा ही था। तो मैं जब वहां पे पहुंच के मैंने उसको बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उनका आगे से मुझे रिप्लाई था, ओ यू गाइस आर नेगोशिएटर्स। तो वेरी नाइस। अभी जो यूएस ईरान का आपको पता कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उन दिनों काफी हॉट था। ये रिप्रेजेंटेटिव्स गए हुए थे पाकिस्तान भी। तो उसके बाद फिर उसने बड़ी तारीफ की इस चीज की कि यू गाइस आर डूइंग प्रीटी गुड जॉब, और आप बहुत से लोगों की जिंदगियां सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो सब हमारे लोगों को फील्ड पता है मार्शल की पाकिस्तान क्या काविशें कर रहा है। हैं, अनथक और मुखलिसाना, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की दुनिया मुतरफ है। मैं आपसे अली जानना ये चाहूँगा कि आपका ताल्लुक किस शहर से है और आपने क्या रूट इख्तियार किया, किन ममालिक से होते होते फिर आप अमेरिका पहुँचे? मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, और बाद में मैं कनाडा मूव हुआ था अभी तकरीबन 3 साल पहले। और अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ कनाडा में। तो मैंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी, ये मैंने टोरंटो से की थी। तो टोरंटो से मैं नीचे जाता हुआ सारा मैंने लूप फिनिश किया यूएस का, और फिर वापस मैंने इसको फिनिश टोरंटो के अंदर किया था। तो इस तरीके से मैंने इसको सारा प्लान किया था। अच्छा शान, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जब इस तरह के लोग एडवेंचर करते हैं, स्ट्रीट बाइक की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके पास आपकी बाइक कितनी वेल इक्विप्ड होनी चाहिए? क्या चीज़ें, क्या सामान होने चाहिए ऑन द गो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब एडवेंचर राइडिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप टोटली हर तरह से हर चीज़ के लिए ना एक्सपोज्ड होते हैं। आपको वेदर भी हर तरह का मिल सकता है, आपको लोग भी हर तरह के मिल सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया, मैं लोगों के घरों में उनके साथ जाके रह रहा था, और आपको पता है यूएस के अंदर गन कल्चर और इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो आपको उतना ही ज़्यादा फियर ऑफ अननाउन भी होता है कि मेरे साथ अगर कुछ हो गया तो ये पार्ट ऑफ एडवेंचर राइडिंग है। तो बेसिकली आप जब एडवेंचर राइडिंग कर रहे होते हैं ना, आपको मोटरसाइकिल का मैकेनिकल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ उतनी ही होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर कहीं पे भी है, सहरा में है, दूर हैं, रिमोट एरियाज में है, तो आपको इतना बेसिक मैकेनिकल नॉलेज होना चाहिए कि आप अपनी मोटरसाइकिल को भी फिक्स कर सकें। तो ऑफ कोर्स मैंने भी सारी प्रिपरेशन उसी हिसाब से की, और बाइक का भी लगेज भी, हर चीज़ उसी हिसाब से मैंने प्रिपेयर की कि किसी भी जगह किसी भी तरह की अगर ज़रूरत पेश आती है तो उस चीज़ को उसी तरह रिजॉल्व किया जाए। ज़बरदस्त। और अब आगे आपका फ्यूचर क्या गोल है? अब आपने क्या करना है, ये बताएं ज़रा अपनी बाइक पे। ऑफ कोर्स ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है, आप इसको अगर शुरू कर दें, आप इसकी जान छोड़ना चाहिए, आपकी जान नहीं छोड़ता। तो खासतौर पे एडवेंचर राइडिंग, तो ऑफ कोर्स हम इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और अभी यूएस के लिए आपको पूरी ज़िंदगी चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए। मेरा बेसिक पर्पस इसका ऑफ कोर्स लूप पूरा करना था, लेकिन यूएस में स्पॉट्स इतने ज़्यादा हैं कि आप सारे मुल्कों की खूबसूरती को इकट्ठा करें तो आपको हर तरह की खूबसूरती इस लैंडस्केप के अंदर मिलती है। क्या बात तो आप अगर इसी को ही एक्सप्लोर करना शुरू कर दें तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ऑफ कोर्स इसको एक्सप्लोर करते करते एक दिन हम पाकिस्तान भी आएंगे, और इस तरीके से हम पाकिस्तान आएंगे तो मैं आपसे चाहूँगी ज़रा कराची का भी एक ऐसा बाइक पे सफ़र कर लिएगा, फिर हमें तजुर्बा बताइएगा कि कहाँ का तजुर्बा आपका कैसा। मैंने कराची का मोटरसाइकिल पे सफ़र किया हुआ है। गवादर का मैंने ट्रिप किया था, तो कराची का मेरा एक्सपीरियंस है मोटरसाइकिल। कमर की दर्द कैसी है आपकी? इट वाज हार्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और ज़बरदस्त। हम आपको बहुत कंग्रेचुलेट करते हैं इस आपके अचीवमेंट के ऊपर, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप पाकिस्तान भी आएँ और ऐसे ही पाकिस्तान का ट्रिप भी करें और पाकिस्तान का नाम और रोशन करें फ्यूचर में। अच्छा जी, जब हम नौजवानों का जिक्र कर ही रहे थे अब से कुछ देर पहले, तो पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जहाँ पे वो पाकिस्तान का नाम रोशन ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में, हर शोबे में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो एकेडमिया है, चाहे वो कोई भी शोबा है, पाकिस्तान का
नाम रोशन कर रहे हैं हमारे नौजवान। इसी तरह के एक नौजवान हैं, होनहार तालिब इल्म हैं, जिन्होंने स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उन्होंने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज का इनेकाद किया हुआ वहाँ पे, जिसमें पाकिस्तानी काबिल फ़ख्र नौजवान ऑन अली मेहदी जो हैं उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। जिनेवा में मुनक्किद होने वाला AI फॉर गुड ग्लोबल समिट मसनूई ज़हानत के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है। इमेजिन। बिल्कुल, और उनका तैयार करदा जो प्रोजेक्ट है वो सैटेलाइट खला में डेटा प्रोसेस करने के काबिल बनाएगा और कुदरती आफात की जो बरवक्त इंफॉर्मेशन है, जो कहते हैं ना प्रेडिक्शन है, वो भी कर सकेगा। शदीद गर्मी हो, कहत साली हो, बरवक्त आगाही देनी हो, फसलों की निगरानी ये भी इससे की जा सकेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैनुल-अक़वामी मुकाबले में दुनिया के 40 से ज़्यादा मुल्कों और ख़ित्ते की 270 टीमों ने इसमें शिरकत की थी, उसमें उन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। तो बात कर लेते हैं जी, काबिल फ़ख्र नौजवान ऑन अली मेहदी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लेकिन सबसे पहले तो हमें बताइएगा आपका प्रोजेक्ट क्या था, कुछ हमने बता दिया, कुछ आप समझा दीजिए आसान अल्फाज में, और तीसरी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड भी क्या रही ये भी बता दिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले एयरवाई का थैंक यू जिन्होंने इनवाइट किया। एंड कंपटीशन के हवाले से बात की जाए तो कंपटीशन का नाम AI एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज था। ये बेसिकली पार्ट था AI फॉर गुड ग्लोबल समिट का, जो कि जिनेवा में इस साल 7 से 10 जुलाई मुनक़िद हुई। सो बेसिकली कंपटीशन में ये 6 मंथ्स पे था। इसमें 3 राउंड्स थे। सबसे पहले राउंड में एक इंटरव्यू टाइप था जिसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर किए थे, बेसिकली चेक करने के लिए कि स्टूडेंट को इतना नॉलेज है या नहीं है। देन सेकंड राउंड में उन्होंने हमसे एक मॉडल बनवाने को कहा था जो बेसिकली बिल्डिंग डिटेक्शन करता था सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। जो बेसिकली सैटेलाइट्स की इमेजेस होती हैं उनके थ्रू हमने चेक करना था कि बिल्डिंग्स और उनकी इंफॉर्मेशन उसमें से निकालनी थी बेसिकली। जो थर्ड फेज़ था, जो थर्ड उनका राउंड था, वो थोड़ा सा इसमें एडवांस था, बिकॉज़ उसमें वो हमसे ली सरफेस टेम्परेचर और इसके अलावा जो बिल्डिंग्स के रिलेटेड बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा हीट, लाइक जो रीजन सबसे ज़्यादा हॉट कहाँ पे है, बेसिकली हीट वेव्स फाइंड करने के लिए जो यूज़ हो सकता है। इसके अलावा इसके और यूज़ केसेस बताएं तो इसमें जो कुदरती आफात से निमटने के लिए जो पहले हंगामी रिस्क अलर्ट्स जारी कर सकता है। तो ये बेसिकली मॉडल था जिसमें मैं, मेरा टीममेट मशहूद राना, हमारी टीम क्लाइमेट गार्डियंस, और इन तीनों राउंड्स को क्लियर करते हुए एट द एंड जिनेवा में मैं फिर गया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज अवार्ड हासिल किया। अच्छा, ऑन ये बताइएगा, ये जो सॉफ्टवेयर आपने ऑब्वियसली जो डेवलप किया है, ये किस तरह काम करेगा? ये जो हमारे पास आफात आती हैं, जिस तरह से कहत साली आ गई, और जो दीगर प्रेडिक्शंस हैं, ये किस तरह से होगी और किस तरह से टाइमली अवेयर करेगा हमें ये? जी बेसिकली अभी जिस तरह काम होता है, सैटेलाइट इमेजेस क्लिक करते हैं, फिर वो नीचे साइंटिस्ट के पास आते हैं, फिर वो उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, उस पर वर्क करते हैं। अच्छा, ऑन की आवाज़ हम तक ज़रा हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। फिर वही बात है कि हमें हमारे नौजवानों को ज़रा सा पुश चाहिए। ऑन आगे हमारे साथ, ऑन कंटिन्यू कीजिएगा, आप क्या कह रहे थे? जी मैं बता रहा था आपको कि जो मॉडल होगा वो सैटेलाइट के साथ किस तरह वर्क करेगा। बेसिकली अभी जिस तरह काम होता है, सैटेलाइट इमेज क्लिक करती है, वो फिर नीचे ग्राउंड लेवल पे आते हैं, फिर साइंटिस्ट उस पर वर्क करते हैं और उसका आउटपुट निकालते हैं। सो बेसिकली ये जो मॉडल होगा, ये मॉडल सैटेलाइट के अंदर इम्प्लीमेंट होगा और सैटेलाइट के अंदर ही वो इमेज प्रोसेसिंग करेगा, उस पर वर्क करेगा और डायरेक्ट आपको आउटपुट देगा, जिससे काफ़ी पैसों का और काफ़ी चीज़ों का आपको बचाव हो सकता है। इसके अलावा लास्ट एक जी अच्छा, हम जी इसके अलावा लास्ट एक और है, बता दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जी इसके अलावा लास्ट एक और हैकाथॉन था, जेनियस ज़ूरिक हैकाथॉन के नाम से। उसमें बेसिकली एक मैंने सेंटिनल प्लेटफॉर्म बनाया था जो बेसिकली डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स की कॉन्ट्रडिक्शंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता था। अच्छा। उसमें क्यूडेंट की कैटेगरी में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। वो चूँकि मैं वहाँ पे खुद प्रेजेंट नहीं कर सका, जिस तरह ये पिक्चर्स वगैरह में जो कंपनी के जिस कैटेगरी के मैंने जीता था उसके नुमाइंदे ही मेरी तरफ से मेरे बिहाफ पे ये इनाम हासिल कर रहे हैं।
सो बेसिकली उस वक्त मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था क्योंकि मैं था अच्छा ऑन, क्योंकि हम इससे पहले बात भी कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो आपका प्रोजेक्ट जो आपका सॉफ्टवेयर भी है वो ऑलरेडी जो है पेशगी इत्तलात भी देगा, मौसम के हवाले से भी बताएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये मेरे ख्याल में अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बहुत सारा डेटा जो है बहुत हेल्प आउट कर सकता है हमें बहुत सारे इश्यूज़ में। थोड़ा सा ऑन से मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो उन्होंने मराहिल तय किए, सिलेक्शन से लेके तैयारी का अर्सा कितना लगा, क्या तरीक़ाकार होता है, ताकि ज़ाहिर अगर कोई चाहता है इस तरह अपना, उनके पास कोई ज़बरदस्त आइडिया है, कोई प्रोजेक्ट है किसी नौजवान के पास और वो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना चाहता है। सोचें दुनिया के आई गेस कितने 217 आई फॉरगॉट कितने ममालिक थे जिनके यहाँ जिसमें से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 200 थे, 270 टीमें थी, 217 मुल्क की बना दी है मैंने, 217 टीमें थी मुख्तलिफ ममालिक की। तो लेकिन आप ये देखें इस तरह की टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर अगर देखें पाकिस्तान में हमारे पास हो, मॉनसून के सीज़न में हो, अभी हमने आपको बताया मॉनसून से कितनी तबाही आई है। अभी मॉनसून का आगाज़ है ना, बिल्कुल अभी आपको पता है कि पहला या गालिबन दूसरा स्पेल चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और इसी दौरान में हम देख रहे हैं कि केपी से लेके और पंजाब तक अब तबाही शुरू हो गई है, सैलाबी रेले आ रहे हैं। अगर यही टेक्नोलॉजी हमारे पास AI इंटीग्रेटेड पाकिस्तान में हो तो क्या हम बर वक्त प्रिकॉशंस नहीं ले सकते? क्या हमें बर वक्त इन चीज़ों का आइडिया हो सकता है कि हम सैलाब इवन कि हम जो पानी का बहाव है, जो उसका रास्ता है, उसको ऑलरेडी देख सकते हैं, उसको जैसे आप ये देखते हैं ना अक्सर बेशतर के जो वेदर ऐप होती है वो बता रही होती है कि कहीं पे अगर तूफान आ रहा है तो उसकी रफ्तार क्या है, कितने किलोमीटर वो सफ़र तय कर रहा है, अब कहाँ पहुँचा है, कहाँ पर जाकर वो वीक हो रहा है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी बड़ी माउन साबित हो सकती है। तो बड़े हम शुक्रगुजार हैं, हमारे जो पाकिस्तानी नौजवान हैं बड़ा नाम पाकिस्तान का आगे बढ़ा रहे हैं और ये चीज़ें पाकिस्तान में बड़ी काम आ सकती हैं। तो थैंक यू सो मच ऑन। Yes, on and we'll take a short break. We'll be right back in a flash. Stay there with us. वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा क्वेटा से हम आपको बताएं कि एक घर में बैक वक्त 5 बच्चों की आमद, यानी कि एक रिहायशी है उनके यहाँ 3 बेटियों और 2 बेटों की पैदाइश हुई है। तो माशाल्लाह 5 बच्चे इनके यहाँ आए हैं और इस पर अहले खाना काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है इन बच्चों को संभालना भी है, देखभाल भी करनी है। अच्छा, 5 बच्चों की पैदाइश निजी अस्पताल में हुई जहां पर वालिदा और नाज़ायदा बच्चों को डॉक्टर की निगरानी में रखा गया और तिबी माहिरीन के मुताबिक तमाम बच्चों की जो हालत है वो इत्मीनान बख्श है। ताहम एहतियाती तदाबीर के तहत इन्हें स्पेशली अभी खुसूसी जो निगहदाश्त का जो यूनिट होता है उसमें मॉनिटर किया जा रहा है। और इससे पहले भी इस फैमिली के 3 बच्चे हैं। तो माशाल्लाह बड़ा कहते हैं ना भरा पूरा ख़ानदान है और बच्चों की तादाद अब 8 हो गई। तो नन्हे नन्हे बच्चे कहते हैं ना जब घर में शोर डालेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो क्या ही रौनक लगेगी। तो क्या बात है माशाल्लाह, क्या बात है, ज़बरदस्त जनाब। मूविंग फॉरवर्ड अब हम ज़रा बात कर लेते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ की, वो है आम, फलों का बादशाह आम। और इस दफ़ा वैसे ना मुझे लगता है कि बड़ा एक हमने डिसरिस्पेक्ट हो गई हमारे से आम की, क्योंकि आम जिस तरह से ऐसा ज़बरदस्त स्टोर क्वालिटी आम और अच्छा ख़ानदानी आम जो था वो 200 250 रुपये मिल रहा था, खूब एंजॉय किए पाकिस्तानी ने। ये शुरू की बात है, अब तो खैर आगे 350। आप हर वक्त गिले करते हैं ये महंगा वो महंगा, ये नहीं मिल रहा, एंजॉय करें। आम दरख्त क्यों गिन रहे हैं, रिलीफ की फल खाएं, दरख्त गिनने से क्या फ़ायदा। अच्छा, हमारे यहाँ जी बहुत सारी आम की इकसाम है, मुझे सबके नाम नहीं आते, मुझे इवन की गिनती भी नहीं पता है, लेकिन जो बड़े मशहूर नाम है उसमें जी चौसा है, लंगड़ा है, सिंधड़ी है, अंबर अटोल है और दीगर इस तरह के आम हैं। तो हर तरफ कहते हैं ना अपना, इनकी खुशबू भी बड़ी दिल फरेब होती है, इनसे बहुत कुछ बनाया भी जा सकता है। अच्छा, बच्चे हों या बड़े हों और चाहे उनका ताल्लुक लोगों का जिस भी तबके से हो, आम सबकी पसंद है। और आम की ख़ास बात ये भी है कि इसे सिर्फ काट कर खाया नहीं जाता, बल्कि इसकी आम की मैंगो लस्सी आजकल आई हुई है, शेक्स हैं। मैंने दाल चावल के साथ ट्राई किया था। अच्छा, मैंगो विद राइस भी खाते हैं लोग। और अब तो खैर बहरहाल जेंजीज के लिए मैंगो माचा भी आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो जनाब आइसक्रीम, केक्स, मीठे पकवान, जाम, अचार बनता है आम से। तो बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो आप लोग क्या बना सकते हैं घर पे आसानी से, आम की क्या क्या डिशेस बना सकते हैं? शेफ़ समरीन जुनेद को आज हमने बड़े अपने स्टूडियो से मदऊ किया है, वो आई हैं, उन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा ज़रा कि अगर हम आम को सिर्फ काट के
खाने से आगे जाएं, मतलब कि हम मैक्सिमम ये एफर्ट करते हैं, हम क्यूब्स बना लेते हैं। राइट। अगर हम उससे भी थोड़ा एक स्टेप आगे जाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? साइम ने वो डिश बना के कर लाना। बिल्कुल नहीं, मैं आज ऐसी ही डिशेस जो है वो सेलेक्ट करके लेकर आई हूँ क्योंकि इसके साइम जो है ना वो हमेशा सुपर एक्साइटेड रहते हैं कि जी मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, और मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली करते भी होंगे। तो साइम जैसे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो चाहते हैं जी किचन में जाएं, इंस्टेंटली कुछ चीज़ें बन जाएं। भाई जब आप सिंगल हो ना तो फिर आपको कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ता है। लिविंग अलोन। अच्छा, तो फिर आपको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा सब। परफेक्ट। तो फिर तो आज की रेसिपी इजी टू मेक रेसिपीज दुआएं देंगे अच्छी अच्छी। बिल्कुल अच्छा जी, सबसे पहले हम टी रिफ्रेशर से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 टीज़ बता देती हूँ। एक हमारी जैसे आइस टी आजकल बड़ी फैशन में है, तो आप कोई सी भी फ्लेवर में जो आपको पसंद है, नॉर्मल टी ले लें, ग्रीन टी ले लें, लेमन ग्रास ले लें, चिल्ड वो ले लें। आपने ब्लेंडर में डालना है मैंगो प्यूरी, उसके साथ आपने डालने हैं मिंट लीव्स, और मिंट लीव्स के साथ आपने डालना है थोड़ा सा लेमन जूस एंड आइस टी डाल के ब्लेंड करें, ये आपका टी रिफ्रेशर तैयार। अच्छा, उसका टेस्ट थोड़ा सा तुर्श होगा मिंट से? बिल्कुल मिंट से होगा, थोड़ा सा तुर्श नहीं होगा, थोड़ा सा लेमनी टेस्ट होगा, लेमनी प्लस स्वीट एंड सावर वाला फ्लेवर, क्योंकि मैंगो स्वीट होता है। अच्छा, पल्पी जो बिल्कुल राइप्ड होता है ना, पका हुआ मीठा, वो लें तो बहुत अच्छा फ्लेवर है। इसी को कन्वर्ट कर दें आप लेमनेड में, मैंगो लेमनेड। आपने क्या करना है कि मैंगो प्यूरी ले लें, उसी में आपने मिंट लीव्स डाल दिए, थोड़े से लेमन जूस डाला, और उसके साथ आपने क्या किया कि फिजी ड्रिंक डाल दी, उसको मिक्स कर लें। वाइट वाली कोई सी भी स्पार्कलिंग ड्रिंक जो होती है, सोडा ले लें, तो ये 2 आपकी टीज़ हो गई। क्या बात है भाई, जबरदस्त। अब आजकल सुशी बहुत ट्रेंड में है ना? अच्छा, डोंट टेल मी आप मैंगो सुशी बताने जा रही हैं। उसका लुक होगा सुशी जैसा, क्योंकि एक होती है ना मेंटल सेटिस्फेक्शन, खाने से पहले आपकी आंखें जो हैं, एब्सोल्युटली प्रेजेंटेशन। तो आप क्या करेंगे, क्रेप ले लें, टोटला ले लें, जो दिल चाहे आपका वो आपने लिया। क्रेप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। वो लेके आपने पैनकेक्स ले लें, उसके अंदर आपने क्या किया, बेस में आपने क्रीम चीज़ भी लगा सकते हैं, फ्रेश क्रीम भी लगा सकते हैं, विप्ड क्रीम भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू। शुगरी बनाना है थोड़ा मीठा तो ऐड कर दें शुगर, वरना नॉर्मली ले लें। उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि मैंगो इटसेल्फ मीठा होता है। फिर आपने उसमें मैंगो बारीक क्यूब्स करके वो डाले, उसको रोल किया, और आपने कटिंग इस तरह कर ली, सुशी की तरह रिप्रेजेंट कर दिया आपने इस फॉर्म में। क्रेप और पैनकेक्स के साथ तो ये बहुत तूफानी लगेगा, बहुत अमेजिंग लगेगा, फ्लेवर भी, प्रेजेंटेशन भी। फिर आ जाते हैं थोड़ा सा नमकीन चीज़ों की तरफ। जैसे मैं बता रही थी ना, मैंने ऐसे कोई दाल चावल में डाल के नहीं खाया, अलग से प्लेट में रखे थे, एक बाइट आम का और फिर दाल चावल, वो स्वीट एंड सावर वाला फ्लेवर ना अमेजिंग आ रहा होगा ना सदा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब इसके सैंडविचेस पे आ जाते हैं। आप क्या करेंगे सैंडविचेस के लिए, ब्रेड इट्स टोटली अप टू यू। आप पीटा ब्रेड ले लें, आप क्रोसॉन ले लें, वाइट ब्रेड ले लें, ब्राउन ले लें, कोई भी आपने ब्रेड ले ली। उसको आपने क्या करना है, हुमस आजकल रेडीमेड मिल जाता है मार्केट में, हुमस ले लें, थोड़ा सा उसमें ताहिनी सॉस ऐड करें, मैंगो की प्यूरी ऐड करें, मिक्स करें, वो आप इसके अंदर लगाएं, और उसके बाद क्यूकम्बर डाल दें, लेटस डाल दें। उसको आप सैंडविच बनाएं, इट्स अमेजिंग, गुड टू गो। अच्छा, मैंगो आइसक्रीम का भी बता दें। बचपन में अम्मा ऐसे करती थी ना, मैंगो मिल्कशेक बना के फ्रीजर में रख दिया। मैंगो लस्सी और मैंगो आइसक्रीम का बता दें। अच्छा जी, मैंगो आइसक्रीम इज़ वेरी वेरी इजी। बेस जो है इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली स्वीट होगी, 2 तरीके से बता देती हूँ। एक तो इंस्टेंट है कि आपने मैंगो प्यूरी ले ली, विप्ड क्रीम ले लें, उसको अच्छी तरह विप करें, मैंगो प्यूरी इसके अंदर डाल दें, और अगर चंकी पसंद है तो थोड़े से मैंगो चंक्स डाल के उसको फोल्ड करें, उसको कंटेनर में डाल के फ्रीजर में डालें, क्यूब करके निकालें, उसमें क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। शुगर बिल्कुल ऐड नहीं कर रही, शुगर ऐड नहीं करें आप, क्योंकि मैंगो प्यूरी डाल दी ना, ऑलरेडी मीठी है। अगर आपको एडिशनल शुगर चाहिए, थोड़ा और स्वीट एंड फ्लेवर चाहिए, तो आइसिंग शुगर आप उसमें मसला ये होता है ना, उसमें बर्फ क्रिस्टल्स आ जाते हैं। मुझे जरा, अगर हम चाहते हैं कि जरा मिल्की टेक्सचर हो उसका, तो फिर क्या करें? अच्छा, बर्फ जो आती है ना, वो बेसिकली जब आती है जब हम उसके अंदर मिल्क ऐड करते हैं। अच्छा। हमने इसमें मिल्क ऐड नहीं किया, हमने डायरेक्ट क्रीम यूज़ किया, तो क्रीमी टेक्सचर ही आएगा। ये है, वरना वो जो क्रिस्टल वाली आइसक्रीम होती है उसका भी होता है, रखें फ्रीजर में, फिर निकालें, एंड देन उसको दोबारा बीट करें। कितने घंटे में ये आइसक्रीम बन जाएगी? अगर आपके फ्रीजर की कूलिंग अच्छी है तो 6 to 8 आवर्स में यू आर गुड टू गो टू यूज़ द आइसक्रीम। दूसरा आपने मुझसे पूछा था आइसक्रीम के अलावा लस्सी इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। अच्छा, लस्सी का जो बेस है, कोशिश करें, बहुत सारे लोग उसको ब्लेंडराइज कर देते हैं, ब्लेंडर में डाल देते हैं। जब भी आप दही को ब्लेंडर में डालेंगे वो बिल्कुल थिन कंसिस्टेंसी, पतला हो जाता है, तो डोंट यूज़ ब्लेंडर। आप ये करें, हैंड विस्क ले लें। आप दही के अंदर अगर चीनी पसंद है, शहद है स्वीटन के लिए, वो आप डालें, उसको अच्छी तरह से विस्क कर लें, फेंट लें हाथ से। रेशो तो बताएं ना। रेशो मैं बताती हूँ। अगर आपने दही लेना है, अगर आपके पास 1 कप दही है, तो यानी जितना दही है उसका आधा आम की प्योरी डाल दें उसके अंदर, ठीक हो गया। और अगर आपको उसको फर्दर डाइल्यूट करना है तो उसके अंदर 1 कप दूध डालेंगे। इसमें बनेंगे तकरीबन 2 से 3 ग्लासेस बन जाएंगे। 1 कप दही है,
1 कप दूध है और उसके अंदर तकरीबन आधा कप जो है मैंगो प्योरी है, वो डाल दें। स्वीटन करने के लिए उसमें हार्डली 2 to 3 टेबल स्पून्स और एज़ पर योर टेस्ट शुगर ऐड करें। ये कर लें। आपने इसको अच्छी तरह बीट किया और जो दही पे मलाई होती है वो अलग से रखें। जब आप सर्व कर रहे हैं तो ऊपर आपने मलाई डाल दी और इसके बाद क्रीम रखें थोड़ी सी अपने पास, और क्रीमी टेक्सचर के लिए थोड़ा सा ड्रिजल कर दें ऊपर इसमें क्रीम, लेकिन इसमें विप्ड क्रीम नहीं जाएगी क्योंकि वो फिर शेक्स में जाती है। इसमें आपने नॉर्मल जो हमारी होती है फ्रेश क्रीम वो आपने ऐसे ही ड्रिजल करनी है, जो टेट्रा पैक्स आते हैं। हाँ, आसानी से। अच्छा, मिल्क शेक बहुत ईजी है, सब बना लेते हैं, बट मुझे हर किसी के हाथ का मिल्क शेक बड़ा डिफरेंट फ्लेवर होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा यूँ होता है कि देखिए, एक तो नॉर्मल मिल्क शेक होता है, उसमें आपने दूध डाला, आम डाला, चीनी डाली, ब्लेंड किया, मैंगो शेक तैयार। ये देसी वाला जो घरों में बनता है। इसमें एक और फ्लेवर ऐड करने के लिए आप क्या करें कि मैंगो आइसक्रीम के 1-2 स्कूप्स ऐड कर दें। उसका फ्लेवर इन्हांस। या कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं। और फर्दर अगर आपको क्रीमी टेक्सचर चाहिए, थोड़ा सा मिक्स फ्लेवर चाहिए, तो आप इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड कर दें। तो वनीला आइसक्रीम के आप स्कूप्स ऐड कर दें, इससे बहुत डिफरेंट फ्लेवर आएगा। और टॉपिंग जो है इसमें जाएगी विप्ड क्रीम, ऊपर से हमने अच्छी तरह विप की क्रीम और वो डाल दी। कुछ लोग इसमें एग वाइट भी बीट करके डालते हैं। अच्छा। एग वाइट वो क्रीम का, क्योंकि उसमें फ्रॉथ बहुत अच्छा आता है, डेंसिटी एग्जैक्टली, वो थोड़ा फ्रॉथी होता है ना, और थोड़ा फोमी उसका लुक आता है वो, लेकिन बहुत थोड़ी सी सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए एग वाइट यूज़ होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंगो मिल्क शेक के लिए सबसे ज़्यादा मौजू किस्म कौन सी है आम की? मौजू किस्म आम की जो एब्सोल्युटली चौसा, उसमें जी हाँ, उसमें फाइबर ज़रा कम होता है। अच्छा, चौसा भी वो अब ऑलमोस्ट चला गया है, जिसे हम वाइट चौसा कहते हैं, वो वाला अच्छा होता है। वो स्वीट भी होता है, उसमें फाइबर भी कम होता है, जैसे धागे से वो रेशा जिसे कहते हैं। रेशा धागे किस आम में होते हैं? वो एक खास किस्म होती है। ये जो अब आ रहा है काला चौसा में होते हैं ना। हाँ, अच्छा, और एक आपने बताई भी तोतापरी। तोतापरी क्या होता है? तोतापरी आम जो होता है बेसिकली उसका लुक जो होता है वो पपीते की शेप का होता है। तोता टाइप। बिल्कुल, हाँ, तोतापरी उसका बस एक नाम है। और उसका लुक जो होता है वो पपीते जैसा होता है। उसके ऊपर जो कलर्स होते हैं, कहीं कहीं से वो ग्रीन होता है, दूर से देखेंगे ना आपको बिल्कुल लगेगा कि पपाया रखा हुआ है। थोड़ा सा रेड होगा, थोड़ा सा ग्रीन टाइप होगा। उसका टेस्ट जो है ना थोड़ा सा टैंजी होता है, यानी तेज। जैसे हम कोई चीज़ खाते हमें एसिडिटी सी फील होती है, तो वो जब आप खाएंगे ना तो ऐसा जायका होगा। उसकी चटनी बड़ी मज़े की बन सकती है। मैंगो चटनी बड़ी मशहूर है। मैंगो चटनी बहुत। मैंगो चटनी भी स्वीट भी बनती है, सावर भी बनती है। एक जिसे कहते हैं गुड़म्बा। गुड़म्बा सुना है आप लोगों ने? गुड़म्बा जो है वो बेसिकली गुड़ और आम को मिला के गुड़ अम्बा ऐसे है, तो उसमें गुड़ डलता है। उसमें जो है बेसिकली वो बनता कैरी से है। अच्छा, जिन लोगों ने अचार डालना है, ये इस सीजन में डालते हैं अचार? नहीं, अचार का सीजन इज ऑलमोस्ट गॉन। कैरी का डलता है ना अचार, आम का नहीं डलता। लेकिन अभी भी फ्रोजन फॉर्म में कैरी अवेलेबल है, मार्च में मैंने देखी है। अभी अवेलेबल है। तो ऐसे नहीं कर सकते कि कच्चे आमों को रख लें और फिर अगले साल उसका अचार डाल लें फ्रीज करके? हाँ, ये बता दें, आमों को नहीं फ्रोजन कर सकते? क्या कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं आम को फ्रोजन, लेकिन उसको ये कि आप आम को फिर उस तरह क्यूब की फॉर्म में, जैसे खाने की फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट येस, आप उसकी प्योरी फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं, उसको शेक्स में, आइसक्रीम्स में, डिज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं। और पल्प भी उसका यूज़ कर सकते हैं आप, यानी कि आम को आपने छील लिया, छीलने के बाद आपने स्लाइसेस किए और आपने कोई भी एयरटाइट कंटेनर लेके आपने आम डाला, थोड़ी सी ऊपर आपने इसमें ना चीनी स्प्रिंकल करनी है, चीनी छिड़क देंगे एज अ प्रिजर्वेटिव। एग्जैक्टली, स्वीट चीज़ में चीनी जाती है एज अ प्रिजर्वेटिव, और नमक जो है उसमें फिर सोडियम। कितने दिन हम रख सकते हैं? पूरा साल, उससे भी ज़्यादा। देखें, एक चीज़ ये जहन में रखें, कोई भी चीज़ अगर हम फ्रीज़र में डालते हैं या फ्रोज़न फॉर्म में रखना है हमें, तो आप इतने पैकेट्स बनाएं जितने एट अ टाइम आपको यूज़ करना है। आप उसको अगर निकालेंगे, बार बार डिफ्रॉस्ट करेंगे, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अलॉन्ग विद द टेस्ट, दोनों चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं ना उसको, तो समझ लें उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू लॉक हो गई। ऑब्वियसली इट्स नॉट सेम एज़ यूजुअल, न्यूट्रिटिव वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, बट ज़्यादा कम नहीं होती है। अगर आप बार बार निकालें और रखें, आप गोश्त में भी लोग यही करते हैं, बड़ा पैकेट रखा या लहसुन अदरक है, वो निकालते हैं फिर फ्रीज़ करते हैं। इसलिए कहते हैं छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखने जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है इस तरह कर लें आप। 6 to 8 सर्विंग जितने मेंबर्स हैं, इतना आप उसको फ्रीज करें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच शेफ संदीप। आपने बड़े अच्छे से बहुत मज़े की डिशेस बनाई, 1-2 तो मैं आज जाके ट्राई भी करने वाला हूँ। बट मैं आपके अगर कुछ मैंने बनाया जो कि मैं अगले दिन ला सका हुआ, तो मैं कल आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। बिल्कुल, मैं देखूंगी आपने कितना सीखा क्योंकि है। रमज़ान में जो हमने जो चॉकलेट केक खाया था ना आपके हाथ में, वो इतना मज़े का था। सो आई वांट टू रिटर्न द फेवर। ओके, वैसे ही खिलाएंगे केक आप, जैसे मैंने केक खिलाया, ऐसे ही आप मुझे
कल मैंगो से कुछ बना के लेकर आएंगे। ठीक है, समझ गई मैं क्या कहना चाह रहा है। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, एक अपडेट है, फिर मैं बारिशों की ही बात कर लेती जी करें आप बारिशों की बात। मानसून बारिशों से पंजाब के जो दरिया हैं उनमें पानी के बहाव में इजाफा हो गया है और बारिशों का दूसरा स्पेल भी बताया जा रहा है वो 24 जुलाई तक जारी रहेगा। अच्छा, पीडीएमए का कहना है कि दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा, दरियाए चनाब में मराला और कादराबाद के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया चनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। रावी, सतलज और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है और डीजी पीडीएमए ने कहा है कि बलाई इलाकों में बारिशों के बायस दरियाओं में मजीद इजाफे का खदशा है। अच्छा जी, दरियाए रावी, सतलुज और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है और बलाई इलाकों में जो है वो बारिश के बायस दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है, ये डीजी पीडीएमए ने अलर्ट किया है। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की जानिब से मुमकिना सैलाब से मुतासरा इलाकों में इंतजामात मुकम्मल हैं और फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम तर बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जाएंगी, ये डीजी पीडीएमए का कहना है। शहरी मौसम और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सैर व तफरी से गुरेज करें। प्लीज़ ये आप लोगों ने खुद करना है, दरियाओं से, नदी नालों से दूर रहना है। किसी किस्म में कोई कश्ती रानी वैसे तो बंद हो गई है, लेकिन आपने कश्ती रानी में इन्वॉल्व नहीं होना। एडवेंचर स्पोर्ट्स का मौसम अभी ये नहीं चल रहा। बिल्कुल, इन चीज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है। अच्छा, हमारे यहाँ देख रहे हैं एक सोलर रेवोल्यूशन लोग लेकर आए, तो ऐसे में एक इदारा था, उन्होंने कहा था जी हम खुद कफ़ील हो जाएंगे शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने में। तो लाहौर में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करके खुद इदारे को खुद कफ़ील करने का नारा लगाने वाला है CBD। 1 साल गुजर गया है, इसके बावजूद ना एक सोलर पैनल लगा सका और ना ही एक वोल्ट बिजली जो है वो पैदा कर सका। क्या वजूहात हैं, अब ये हम अलमास से जान लें। बिल्कुल जी, देखते हैं। जी हाँ, CBD का रूट 47 जब ये कंप्लीट हुआ गुज़िश्ता बरस, तो हमें बताया गया कि यहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है। 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना, यानी 2 किलोमीटर पे यहाँ पे लगने थे सोलर पैनल्स। इस बुनियाद पर कि जितने भी CBD के प्रोजेक्ट होंगे यहाँ पे 1 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और उसके बाद ये अपने ही रिसोर्सेज से तमाम बिजली जितने भी कमर्शियल जोन हैं उन्हें दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1 साल के बाद भी हमने देखा है कि एक सोलर पैनल नहीं लगा। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैनेजमेंट मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब, हम इनसे पूछते हैं जी, तो 1 साल में एक सोलर प्लेट तक नहीं लगी? 2026 जनवरी के अंदर ही हमने जब ये दिसंबर में प्रूफ करवाई और फिर उसके बाद हमने जनवरी में टेंडर फ्लोट किया। बट ड्यूरिंग टेंडर फेज़ ही आपको भी पता है कि जो नई पॉलिसी आ गई नेपरा की, फेडरल गवर्नमेंट की, जो कि उन्होंने नेट मीटरिंग से इसको नेट बिलिंग पे कन्वर्ट कर दिया था, तो इसी दौरान ही क्योंकि अब फिजिबल नहीं रहा था तो हमने उस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया था अनटिल अनलेस के जब तक पॉलिसी क्लियर ना हो जाए। जब यहाँ पे बैटरीज लगेंगी तो वो बैटरीज शायद इस सोलर सिस्टम से भी 4 गुना महंगी हों, तो ये तो फिजिबल किसी सूरत नहीं रह सकता। हाँ जी, तो उसमें ये हो सकता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमने 1 मेगावाट की थी और वो रिक्वायरमेंट जो थी क्योंकि मेरी बन रही थी नेक्स्ट 1 और 2 ईयर की, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड करने थे, तो अब ये हो जाएगा कि उसको मुझे कंटेन करना पड़ेगा ओनली फॉर दैट पार्ट ऑफ मेरा जो डे लाइट पे जो मेरी दिन को जो मेरी एनर्जी यूज़ हो रही है, तो आई हैव टू यूज़ दैट देन। बिल्कुल जी, यहाँ पे तो मैं CBD की बात करूँगा कि CBD ने एक अपना प्रोजेक्ट शेल्फ नहीं किया, उसको कंटिन्यू करने के लिए अभी जो मोहम्मद आसिफ इकबाल साहब से हमारी बात हुई उससे ये लग रहा है कि ये दिन के 12 घंटे कम से कम ये इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर दिन के 12 घंटे भी इस्तेमाल करेंगे तो CBD को बिजली का खर्चा तकरीबन आधा हो जाएगा। जी, क्या बात है जी। दूसरा अब आपको ये भी बता दें कि सेंटेड कैंडल्स आजकल बड़ा ट्रेंड कर रही हैं, आजकल तो नहीं काफ़ी अर्से से ट्रेंड कर रही हैं, लोग तोहफ़तन भी ले जाते हैं, अपने घरों की सजावट के लिए भी रखते हैं। तो अतिया अकरम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस हवाले से आपको दिखाते हैं। एसेंशियल ऑयल और खुशबूदार अज्जा से तैयार की जाने वाली ये सेंटेड कैंडल्स अपनी मशहूर कुन खुशबू के ज़रिए जहनी तनाव को कम करने, मूड को बेहतर बनाने और पुरसुकून नींद में मुआवन साबित होती हैं। लेवेंडर, वनीला, जैस्मीन और दीगर कुदरती खुशबुएं इंसान के असाब को सुकून पहुंचाती हैं और रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी में राहत का एहसास पैदा करती हैं।
लोगों का फोकस ये होता है कि एक तो उनको मेरी डेकोरेशन जो कैंडल्स की वो बहुत पसंद है, तो उसमें पे वो अपने कस्टम मेड ऑर्डर्स होते हैं, उसमें पे वो अपनी मर्ज़ी के एसेंशियल ऑयल्स एंड सोया वैक्स उसके साथ वो कैंडल बनवाते हैं। फातिमा माहीन अरसे दराज से कैंडल वर्क का काम करती हैं और लोगों को कुदरती और मयारी अज्जा से तैयार करदा सेंटेड कैंडल से ना सिर्फ मुतारफ़ करवा रही हैं बल्कि इनके फ़वाइद से भी आगाह कर रही हैं। जब हम डिनर पे जाते हैं तो हम लो लाइट्स और सारी लैम्प्स और ये सब कुछ यूज़ करते, तो हम एक कैंडल क्यों नहीं बर्न करते, जिससे उसके असर से हमें खाना भी अच्छा डाइजेस्ट होगा, फीलिंग भी अच्छी आएगी। सेंटेड कैंडल्स मुराकबे, योगा और आराम के लम्हात को भी मज़ीद खुशगवार बना देती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में अरोमा थेरेपी के लिए भी इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। मोमबत्तियाँ सिर्फ अंधेरों को रोशनी में बदलने का ज़रिया नहीं, बल्कि ये सुकून, खूबसूरती और मस्बत एहसासात को बिखेरती हैं। इनकी मध्यम और दिलकश रोशनी तनाव को कम करती है और माहौल को खूबसूरत और पुरसुकून बनाती है। कैमरामैन अमीनुल्लाह मैंगल के साथ ततिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। चलें जी, जाते सारी जाते बातों में मैंने एक बात भी पिक की, आराम बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अभी हमें दें इजाज़त और हमारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।